जो जरनैल सिंह भिंडरांवाले के साथ जुड़ने की बात है वो तो मैं 82 में जुड़ा। हथियार यही थे ज़्यादा, मेन 303 315 बोर और कहीं कहीं LMG। वो तो जब थोड़ा सा सूरज निकलने लगा, थोड़ा सा फिर पता चला भी हमारा पंगा इंडियन आर्मी से पड़ गया है। CRP से नहीं है, इंडियन आर्मी से है। लेकिन जब NCC में थे तो इंडियन आर्मी ने मेरी पूरी ट्रेनिंग कराई थी। ये नहीं मालूम था भी इंडियन आर्मी को विजय हम पर ही गोली चलाएगा किसी दिन। बताया भी जनरल शुभेग सिंह आए हमारे पास, वो कहते रहे शाम तक लड़ते रहो, शाम तक पाकिस्तान से हमला हो जाएगा और हम लोग पूरे पंजाब में फैल जाएंगे, इंडियन आर्मी जो है जो बॉर्डर पर चली जाएगी। लेकिन ये भी हमारी गलतफहमी थी। अगर जो लोग कहते हैं ना इंडियन आर्मी ने ये किया वो किया, मैं यही करता हूँ, अगर इंडियन आर्मी सभी को मारना चाहती तो मार देती। हम लोग कैसे बच गए? मेरे जैसे सैकड़े लोग कैसे बच गए? और रात को जब मेरे पिताजी मुझे मिले और मेरी कटिंग देख के बोले इससे तो तू मर जाता तो मुझे दुख ना होता, तूने बाल क्यों कटवाए। मेरी डिमांड यही रही है, जितनी बार भी पाकिस्तान गया हूँ मुझे संत जी से मिलना है। ये सब जेल जाने के बाद एक बात तो कन्फर्म होगी ना भी हमें पाकिस्तान वाले टाल मटोल करते रहे हैं, संत भिंडरांवाले जिंदा नहीं है। अगर होते जिंदा तो हमें जरूर मिलाते, ये बात क्लियर होगी। जब संत नहीं है तो जो हमारे पीछे मूवमेंट थी ये कई भागों में पट गई। कोई बब्बर खालसा हो गया, कोई खालिस्तान कमांडो फोर्स हो गया, कोई खालिस्तान लिबरेशन फोर्स हो गया। ऐसे कोई 5 से ज़्यादा जथेबंदियाँ सक्रिय थी पंजाब में। और हमारे साथ ही दूसरी पैरेलल चल रही थी BTF, भिंडरांवाला टाइगर फोर्स। BTF भिंडरांवाला टाइगर फोर्स। इन दोनों के आपसी कत्लेआम भी नहीं खत्म होती थी। ये इनका आदमी मार देते थे, वो उनका मार देते थे। ऐसी मार काट देखी, मेरे दोस्त मारे गए आपसी दुश्मनी में, इनकी दुश्मनी में। नशे वाली जो चीज़ आती थी ना, वो 2 चीज़ें पाकिस्तान से आती थी तब, एक अफीम और एक चर्च और एक खालिस्तान का आइडिया। मैं सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ ढिलवा कत्लकांड की, जिससे पंजाब गवर्नमेंट गई। दरबारा सिंह की सरकार थी, वो सरकार उसी दिन चलेगी जिस दिन ढिलवा से बस से निकाल कर हिंदू मारे गए थे। और मैं शरेआम नाम ले चुका हूँ कौन कौन थे उसमें शामिल। संत भिंडरांवाले की तरफ से निरंकारी गुरबचन सिंह को मारने के लिए इनाम रख दिया गया। संत भिंडरांवाले ने ये इनाम रखा था भी जो भी उस निरंकारी गुरबचन सिंह को मारेगा वो जितना उसका वेट होगा उसके बराबर में उसको सोना इनाम में दूंगा। नमस्ते मित्रों, आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं कुलजिंदर ढिल्लों जी। कुलजिंदर ढिल्लों जी गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय जरनैल सिंह भिंडरांवाला के साथ गोल्डन टेम्पल के अंदर मौजूद थे और उस तरीके से उनकी क्या जर्नी रही, वो उसके बाद पाकिस्तान भी गए और पाकिस्तान से आने के बाद वो किस तरीके से एक मिलिटेंसी के दौर से फिर से मेन स्ट्रीम में आए, वो एक कहानी मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग थी और मैं चाहता था कि सबके साथ वो शेयर की जाए। कुलजिंदर जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत ठीक ठाक। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी स्टोरी वहाँ से शुरू करें कि किस तरीके से आप ये जरनैल सिंह भिंडरांवाले के साथ अट्रैक्टेड हुए और इस मूवमेंट के साथ कैसे आप जुड़े, क्या अट्रैक्शन था इसका, क्योंकि आप बहुत यंग थे उस समय। बिल्कुल। देखिए, जो जरनैल सिंह भिंडरांवाले के साथ जुड़ने की बात है वो तो मैं 82 में जुड़ा, 1982 में। लेकिन उससे पहले हमारा थोड़ा सा परिवार धार्मिक और हमारे सिखों में होता है अमृत छकना जिसको बोलते हैं, तो वो मैंने 77 में संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले से पहले जो थे संत करतार सिंह, उनसे वो अमृत छका था। तो उनकी चलाई हुई दमदमी टकसाल से एक तरह से मैं 1977 में जुड़ गया था। उसके बाद जब मैं कॉलेज गया 82 में, तो हमारे कॉलेज में ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन का कोई भी आदमी नहीं था। उसको स्थापित करने में मैं और मेरे कुछ जो मेरे क्लास फेलो थे सिख नौजवान, ये सभी ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन की जो इकाई बोलते हैं, इकाई स्थापित हमने की थी। खालसा कॉलेज बोलते हैं शॉर्ट में, वैसे उसका नाम है गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज, सेक्टर 26 चंडीगढ़। तो वहाँ से जो ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन थी जो सारी की सारी भिंडरांवाले के प्रति समर्पित थी।
उनको अपना लीडर मानती थी। तब से मेरा मेरा गांव जो है वो अब तो तरन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन पहले वो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में था। वो चंडीगढ़ में पड़ता था। चंडीगढ़ से जब गांव आता था तो कोशिश होती थी उसी दिन नहीं तो 1-2 दिन बाद दरबार साहब जाना होता था। वहाँ पर जाकर हमारे जो फेडरेशन के प्रधान थे भाई अमरीक सिंह बोलते हैं वो एक तरह के संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले की दाई बाजू थे, बहुत ही करीब थे। हमारे वो प्रेसिडेंट थे, ज़्यादा उनसे ही मिलना होता था। और बाद में सिर्फ नमस्कार करने तो संत भिंडरांवाले के पास भी चले जाते थे। बस जुड़ने का तो ये इतना ही है भाई, ये इस तरीके से मैं संत जरनैल सिंह के थोड़ा करीब पहुंच पाया, लेकिन उतना करीब नहीं। मैं कहूँगा भी जो उनसे मेरे से सीनियर थे, जैसे हमारे भाई अमरीक सिंह का नाम लिया मैं, जनरल सेक्रेटरी थे हमारे हरमिंदर सिंह संधू, प्रेस सेक्रेटरी थे विरसा सिंह बल्टोआ, और शायद अमरजीत सिंह चावला और राजेंद्र सिंह मेहता, इनके पास भी कोई अहम अहदे थे जो मुझे अब याद नहीं भी इनके पास किसके पास कौन सा अहदा था। लेकिन ऐसी क्या बात थी कि ये पूरे जो युवा लोग हैं ये इतने मतलब आकर्षित थे उनके प्रति? संत जरनैल सिंह ने जे आप इसके पीछे क्या मैं बताऊं, ये जो हमारी माझा बेल्ट बोलते हैं इसको, पंजाब 3 हिस्सों में बटा है, माझा, मालवा, दुआबा। माझा ये अमृतसर और अमृतसर, गुरदासपुर, थोड़ा हिस्सा आ गया फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट का भी, थोड़ा सा हिस्सा फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट का भी। ये एक तो है बॉर्डर पर। दूसरा, प्राचीन इतिहास आप देख लें तो सभी जितने भी हिंदुस्तान पर हमला करने वाले आए हैं वो इसी रास्ते से आए हैं हिंदुस्तान में। तो हमारे जैसे खून में ही ये बात है कि कोई भी हुकूमत हो, कोई भी उसके खिलाफ लड़ना, फट हम लोग उतावले हो जाते हैं भी कोई भी अगर एंटी गवर्नमेंट आए तो हम, ये खून में ही है मेरे तो ख्याल, कुछ ऐसा ही बने। अच्छा, तो ये बताइए कि फिर उससे ऑपरेशन ब्लू स्टार पे आएंगे, लेकिन उससे पहले की मैं बात करना चाहता हूँ कैसी कैसी गतिविधियाँ आप लोग करते थे, कैसे आप क्या आपको बोला जाता था कि भाई ये करना है, इस तरीके से एक्टिविटी करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होता ही रहता था और एक मिलिटेंसी का दौर तो शुरू हो ही गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार तो एक उसका ये लगा लीजिए कंक्लूजन था। वैसे देखा जाए 78 के बाद शुरू हो गया था। हाँ, वो निरंकारी कांड बोलते हैं हमारे, वो निरंकारी एक धर्म वालों निरंकारी मत है एक, जिसके उस समय प्रमुख थे गुरबचन सिंह। तो थोड़ा सा टकराव हो गया था 78 में भिंडरांवाला के और गुरबचन सिंह के बीच में। वो ज़बरदस्ती कह लो या मुझे अब मालूम नहीं है, मैं उस समय इतना मैच्योर भी नहीं था कि उन्होंने ज़बरदस्ती जहाँ पर वो अपना धार्मिक समागम रखा या किसी कारण से रखा, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट की परमिशन से रखा। तो इनको लगता था संत भिंडरांवाले को जहाँ और भी जो सिख थे, इनको लगता था कि ये हमारे जैसे अब चल रहा है ना क्रिश्चियन का और हिंदू का रौला चल रहा है कि ये क्रिश्चियन लोग हिंदू को धर्म को टारगेट कर रहे हैं या कैसा चल रहा है। उस समय ऐसा था भी संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले या और भी सिख यही सोचते थे कि ये निरंकारी है ना, जो सिखों को वर्गला के या अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से कह लो कुछ कह लो अपने और आकर्षित कर रहे हैं, और सिख धर्म को इनसे खतरा है, ये लोगों को अपने धर्म में शामिल कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, यही भी निरंकारी जो थे हाँ, उन्होंने समागम कांड रखा। से शुरू कर दी हाँ, थी। निरंकारियों ने 1978 में अमृतसर में शहर में एक समागम रखा, और इन्होंने संत भिंडरांवाले ने बोला था भी हम समागम नहीं होने देंगे। ये अपने कुछ साथियों के साथ भिंडरांवाले समागम बंद करवाने गए, और उनको लगा भी हमारे पर हमला करने आए हैं, और उन्होंने गोली चला दी। निरंकारियों ने गोली चला दी, जिससे मेरे ख्याल 6 या 7 आदमी तो उसी दिन मारे गए, कुछ फट्टड़ हो गए, और भिंडरांवाले दोबारा वापस आ गए। अगर भिंडरांवाले वहाँ पर चले जाते तो बहुत ज़्यादा नुकसान होना था, दोनों तरफ का ही होता, इधर का भी होता उधर का भी होता। तो वही बात सारे सिखों ने जो हमारे सिखों का ना एक अकाल तख्त है, शायद आपको मालूम हो, अमृतसर में हरमंदिर साहब गुरुद्वारा के सामने अकाल तख्त है,
उसका अकाल तख्त का एक जथेदार नियुक्त किया जाता है, जो पहले तो ऐसी रवायत थी भी सभी सिखों की सलाह से, बाद में चलो कुछ राजनीतिक तरीके से भी होते रहे हैं, लेकिन तब तक जो जथेदार होता था अकाल तख्त का, उसकी पूरी वैल्यू होती थी और सारी सिख कौम उसका हुक्म मानती थी। और वो जो प्रेस नोट या सिख कौम के नाम संदेश जारी करता था, उसको हुक्मनामा बोलते हैं। उन्होंने अकाल तख्त से हुक्मनामा दे दिया कि कोई भी सिख निरंकारियों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा। आप बोलते हैं हमारे इधर रोटी और बेटी की सांझ, आपके उधर क्या बोलते हैं उसका है? वही बोलते हैं, रोटी और बेटी की सांझ, उनसे कोई नहीं रखेगा। तो वो एक तरह का फिर ऐलान ही हो गया, अकाल तख्त की तरफ से हो गया कि ये हमारे दुश्मन हैं। तो जहाँ से मिलिटेंसी स्टार्ट होती है, उनके पर संत भिंडरावाले की तरफ से निरंकारी गुरबचन सिंह को मारने के लिए इनाम रख दिया गया। संत भिंडरावाले ने ये इनाम रखा था भी जो भी उस निरंकारी गुरबचन सिंह को मारेगा, वो जितना उसका वेट होगा उसके बराबर में उसको सोना इनाम में दूंगा। ये बात सच है, ये ऐलान हुआ था। और बाद में निरंकारी का जो प्रमुख थे गुरबचन सिंह, उनको कत्ल भी किया गया दिल्ली में। एक का नाम था जिन्होंने कत्ल किया भाई रंजीत सिंह, और दूसरे का नाम मुझे भूल रहा है, 3 का अक्षरों का नाम था उनका भी, चलो याद आ जाएगा, चलते इंटरव्यू में बता दूंगा। लेकिन बाद में उनका नाम जो चेंज हो गया, उसका नाम निरंतर सिंह था। निरंतर चलने वाला, हमेशा चलने वाला, निरंतर सिंह उनका नाम रखा गया भाई रंजीत सिंह के साथी का। तो मिलिटेंसी तो 78 से शुरू होगी, लेकिन उस टाइम टारगेट सिर्फ निरंकारी थे और कोई नहीं था। ना हिंदू थे, ना उसमें पुलिस वाले थे, ना कोई आर्मी वाले थे, कुछ नहीं थे, सिर्फ निरंकारी थे पहले निशाने पर। मिलिटेंसी वहाँ से शुरू हुई। आपका पहला जो मतलब इंटरेक्शन और ये कहें कि टच जो इस मिलिटेंसी वाले काम से कैसे आया? कब पहली बार आपको लगा कि ये थोड़ा डेंजरस टेरिटरी में जा रहा है या गलत हो रहा है? ये तो मेरा जेल काटने के दौरान ही, जब मेरे बाद में जेल में गया ना, तब पता चला कि हम लोग गलत थे। पहले तो हम अपने आप को सही समझते मानते थे। थे। तो जो क्योंकि वो मांगे भी जो ज़्यादा उछाली गई ना, वो जेन्युइन थी। उसमें कोई ऐसी नहीं, उसमें ना तो किसी हिंदू को खतरा था, ना गवर्नमेंट को खतरा था। जैसे चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने का, राजधानी तो वो पंजाब के लिए बनाई गई थी ना। बाद में अगर 2 स्टेट बन गए, हिमाचल बन गया, हरियाणा बन गया, हिमाचल वाले ने अपनी अलग राजधानी बना ली, तो हरियाणा के भी अलग राजधानी बनाने का प्रावधान था। लेकिन बाद में हरियाणा वाले भी अड़ गए, चंडीगढ़ पर हमारा भी हिस्सा है। ऐसी कुछ मांगे थी जो जेन्युइन थी। अगर वो सरकार मान भी लेते, सरकार का कुछ नहीं जाता था हरियाणा को। अब तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन तब तो हम यही मानते थे कि हरियाणा को और ज़मीन दे दे, वो अपनी राजधानी बना ले। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि चंडीगढ़ हमारे पंजाब को दे दे। अब मेरा नज़रिया बदल गया। अब मैं यही बोलूँगा कि चंडीगढ़ वालों से पूछ ले वो क्या चाहते हैं। वो पंजाब के साथ आना चाहते हैं, या हरियाणा के साथ आना चाहते हैं, या यूटी यूनियन टेरिटरी, किसके साथ आना चाहते हैं। अब मेरा नज़रिया बदल चुका है। हरियाणा की जब बात आती है तो एक बहुत बड़ा एपिसोड उस टाइम पे हुआ था 82 में शायद, जब भजन लाल चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के। तो उनके जो मर्डर की कॉन्स्पिरेसी है उसको आपने काफ़ी मतलब नज़दीक से देखा है, और जिनको मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था या उनको टास्क दिया गया था कि आपको मारना है भजन लाल को, उनके साथ भी आपका कॉन्टैक्ट था। वो कहानी बताइए कि किस तरीके से वो हुआ और किसने क्या बोला था उस समय, क्या बात हुई थी कि किस तरीके से मारना है, और उन जिनको मारने के लिए बोला गया था वो क्यों नहीं कर पाए उस काम को? देखो, ये सीधा तो संत जरनैल सिंह भिंडरावाले ने कभी कोई ऑर्डर नहीं दिया किसी को भी। वैसे अपने भाषण में कोई इशारा कर दिया हो तो वह कह नहीं सकते इशारों में, और उनके एक इशारे के बाद मर मिटने वालों की कमी नहीं थी। हम लोग ये भी सोचते थे कि अगर हम मारे भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, शहीद हो जाएंगे। वही जो उनका चल रहा है अपने दूसरे भाई साहब का, जन्नत हूरे
चलो हमारे इधर जन्नत हुए तो नहीं थी, लेकिन यही था भी शहीद होना बहुत बड़ी बात है। अगर हम कोई काम करते हुए मारे भी गए, हम शहीद कहलाएंगे। जैसा अभी धार्मिक ग्रंथों में लिखा, शहीद का या किसी भी कम्युनिटी के लिए शहीद बहुत महान होता है, हम उनको शहीद ही कहते थे। लेकिन चलो बाद में क्या हुआ उसकी मैं मिसालें भी दूंगा। शहीद ऐसे ऐसे भी निकले हैं कि शहीद जो पहले हुए हैं ना, उनको भी मारने को मन नहीं करता भी, अगर ये ऐसे शहीद हो सकते उस समय भी हो सकते थे। हाँ। तो ये क्या आपका सवाल मेन क्या था, किस बात के आप पूछ रहे थे? भजन लाल। भजन लाल के। देखो ये एक्शन का रिएक्शन था। इधर हिंदुओं को लगा, पंजाब वालों को, कि सिख हमारे लिए खतरा है अब। तो भजन लाल ने वही किया जो वोटों की खातिर करते हैं। इधर अकाली भी धर्म की राजनीति करते रहे हैं, तो वो भी कर रहे थे, वो अपनी तरह की राजनीति कर रहे थे, जे हमारे वाले अपनी तरह की राजनीति कर रहे थे। 82 में एशियाड हुआ था शायद, जिसका वो लोगो ओप्पो था। ओप्पो के क्या उसको बोलते, अप्पू अप्पू। अप्पू छोटा। तो तब जहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ नफरत पीक पर थी पंजाब में, तो वही कुछ भजन लाल ने किया जो एक हिंदू उस समय कर सकता था। उसके हाथ में पावर थी। पंजाब में तो गवर्नरी राज लग चुका था, नहीं उस समय शायद नहीं लगा था। अब तरीकों का मुझे अब महीनों का याद नहीं है, सन ही बोलता हूँ। 82 में जो सिख एशियाड गेम्स देखने गए, उनके साथ रास्ते में मारपीट हुई, उनके साथ बहुत, उनके बच्चों के साथ, औरतों के साथ बहुत एक जुल्म जिसको कहे वो किया भजन लाल ने। ये नहीं उसने नहीं किया। उसके बाद भजन लाल हिट लिस्ट में आ गया भिंडरांवाले की, जो उस समय जो कांड हुआ हरियाणा में। तो वो अपने अपने तरीके थे। अब उस समय कोई इतनी टेक्नोलॉजी तो डेवलप नहीं थी। बस मारना है जी, भजन लाल को मारना है। कैसे मारना है जी, तुम खुद सोचो कैसे मारना है। तो वहाँ अमृतसर से आते थे जो हमारे सीनियर थे, आके देखते थे। कौन था उस समय सीनियर? उस समय सीनियर हरमिंदर संधू ही था मेन। तो अच्छा। भाई अमरीक सिंह तो कभी आए नहीं। हरमिंदर संधू भी वैसे कम ही निकलता था अंदर दरबार साहब से, वो भी ज़्यादा हरमिंदर साहब, क्योंकि ये लोग इनामी ही थे, इनाम इनके सर पर रखा गया था गवर्नमेंट की तरफ से, ये बाहर नहीं निकलते थे। अच्छा। तो कोई ना कोई तो आता ही था। ऐसा मैं अब किसी का लाभ लूँ, अगर वो आराम से घर पे बैठा हो तो ये वीडियो के बाद उसको पुलिस उठा के ले जाए, तुम इधर आओ, तुम तो एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल रहे हो, इसलिए किसी का नाम लेना अब उचित नहीं है। तो फिर वो क्या हुआ उसके बाद एपिसोड नहीं क्या था? पहुंच सके, भजन लाल तक नहीं वो पहुंच आपके साथ रहे थे जिनको मिला था ये काम करने का? नहीं, साथ रहने वाली बात नहीं है। जैसे ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन है, उसका उसकी हर एक जगह, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक कॉलेज में अपनी इकाई थी। ठीक है। ये कोई 10, 20, 50 आदमी की गिनती थोड़ा सी, बहुत हजारों में थे। अच्छा। ये अलग बात है, कोई पहुंच पाया वहां तक, संतों की नज़दीक कोई नहीं पहुंच पाया, लेकिन फिर भी 100 से 150 तो सक्रिय थे। 100 से 150 लेकिन पूरे पंजाब में। ऐसा कुछ था कि भाई सेक्रेटेरिएट में उनका मारने का प्लान था, लेकिन फिर वहाँ यही पे। था। हाँ। और चंडीगढ़ में तो, अगर चंडीगढ़ में होता ना तो यही होता, सेक्रेटेरिएट से भजन लाल की रहायश तक रास्ते में वो सभी तरह रैकी की गई, सभी तरह देखा गया, लेकिन कोई ठीक नहीं बैठा। क्योंकि एक तो उस कार का ही नहीं पता था कि कौन सी कार में भजन लाल बैठते हैं। ना उस समय मोबाइल फोन थे, फिर अंदर किसी आदमी को अपने साथ लालच देकर आदमी मिला भी ले, तो वो कैसे हमको बताता भी कौन सी गाड़ी में है भजन लाल। ये थोड़ा मुश्किल था। और ये सोडी वाला क्या एपिसोड है इसमें? देखो कुछ बातें सच है, कुछ जिसको बोलता दंत कथाएं, इसमें सच क्या है मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो सुनी सुनाई बात है जो आप तक भी पहुंची होगी, तभी आपने सोडी का जिक्र किया। बताते हैं कि सोडी भजन लाल तक पहुंच गया था। अच्छा। अब अगली बात जो है वो हजम नहीं होती। हजम क्यों नहीं होती? सोडी जो सोडी के भक्त हैं, जहाँ पूरा नाम भी बता दीजिए जिनको नहीं पता है। उनका नाम है सुरेंद्र सिंह सोडी। हाँ। सुरेंद्र सिंह और सोडी। सोडी जैसे आजकल बड़े नामी लोग होते हैं, गैंगस्टर की आप मिसाल ले लें, उनके पास एक नामी शूटर होता है, एक आधा ही होता है। वैसे उस समय से परफेक्ट जो शूटर था वो सोडी था। उसको आप टॉप में रैंकिंग में नंबर 1 पे रख सकते हैं।
जो भिंडरावाले के साथी रहे हैं, सोढ़ी टॉप 1 मतलब ऊपर था सबसे। तो बोलते हैं कि वो सोढ़ी पहुंच गया भजन लाल के पास और वहाँ से उसने फ़ोन किया संत जी को कि मैं पहुंच तो गया हूँ इनके पास, लेकिन मैं अगर इसको कत्ल करूंगा तो साथ मुझे भी जान देनी पड़ेगी, मैं बच के नहीं निकल सकता। तो बताते हैं संत जी ने कहा हमें तुम्हारी जान ज़्यादा कीमती है, भजन लाल को फिर कभी देख लेंगे, तुम वापस आ जाओ। ये बात हजम नहीं होती, उस समय तो होती थी, उस समय तो हम भी बढ़ा चढ़ा कर ये बात किया करते थे कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ उस कि समय। अपने आदमी को बचाने के लिए। हाँ, लेकिन उस समय कहाँ से उसने फ़ोन किया, ना तो उस समय एसटीडी पीसीओ था। अगर भजन लाल के पास एक बार पहुंच गया तो आगे क्या गारंटी है दूसरी बार भी पहुंच जाएगा। फ़ोन की बात हजम नहीं होती, फिर फ़ोन वो कैसे कर लिया, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, कोई उस समय कोई वायरलेस नहीं थी इधर ही कोई स्ट्रॉन्ग भिंडरावाले को, ये बात हजम नहीं होती। हाँ, ठीक है। फिर आते हैं मेन एपिसोड पे, ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1 जून को पहली गोली चली थी, तो दिन के बारे में बता दीजिए कि 1 जून को क्या हुआ, 2 जून को क्या हुआ, और आप वहाँ तक पहुँचने का क्या, आप वहाँ पे कैसे पहुँचे? देखो जी, मेरा तो अब तक यही मानना रहा है कि 1 जून को जो गोली चली है ना, उसी से दरबार साहब अटैक का प्लान बना होगा। ये मेरा मानना है, ये गलत है या नहीं ये तो सरकार बेहतर जानती है, जहाँ वो लोग जिन्होंने ये प्लान बनाया था। हाँ, 1 जून को गोली चली थी, जो इसमें अंदर के लोग कोई 8 से 10 लोग दरबार साहब कॉम्प्लेक्स के अंदर गोली का शिकार बने और हमें बताया गया कि हमने उनका 10 गुना ज़्यादा नुकसान किया है अच्छा। सीआरपी का। कि कोई 80 बोलता है, कोई 90 बोलता है, कोई 100 की गिनती बताता है, 100 आदमी के करीब सीआरपी का हमने मार दिया, लेकिन दुरुस्त गिनती कितनी है वो मुझे नहीं मालूम, वो किसी को भी नहीं मालूम होगी। तो न कोई अपने आप को कम नहीं आंकता, बढ़ा चढ़ा कर बातें करते हैं, हम भी करते थे तब, सुनी सुनाई बात को यकीन कर लेते थे, लेकिन अब मानने में नहीं आता भी इतने एक फोर्स है जिसकी ट्रेनिंग है सारा कुछ है, वो इतनी तादाद में कैसे मारी जा सकती है। हमारे पास तो इतनी ट्रेनिंग ही नहीं थी, हमारे तो बात तो ज़्यादा से ज़्यादा निशाना लगाने की ट्रेनिंग थी, वो भी खाली बंदूकों पर पहले दी गई। मेरा निशाना अच्छा था, उसका और रीज़न है, उसका संत भिंडरावाला से या इससे उनके हथियार से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा निशाना अच्छा था, उसका कारण है हमारे फैमिली में गन्स होती है, आम ही होती है। तो एक स्कूल में मैंने एनसीसी ली हुई थी, अच्छा। और हमारे हर साल फायर होते थे एनसीसी के .22 राइफल से, और मेरा निशाना इसलिए अच्छा था, आज भी है। बेशक अब मैं गन बहुत कम यूज़ करता हूँ, कभी अब तो वैसे ही बैन लग गया, फिर तो आप ब्याह शादी में किसी में आप कर नहीं सकते, ठीक है ना। पहले नहीं था ऐसा, पहले कोई भी खुशी का मौका होता था, शादी होती थी, जितना लाइसेंस ही हमारे पास असला है उससे हवाई फायर कर दिया करते थे। तो एक तो असला वैसे भी चेक हो जाता था साल 2 साल बाद एक आध बार चलाने से, लेकिन अब सरकार ने पाबंदी लगा दी है, अब कोई हवाई फायर भी नहीं कर सकता है। तो पहले भी पाबंदी थी, लेकिन पहले कोई इतना ना मतलब ध्यान नहीं देता था इस पर, हवाई फायरिंग पर आम ही होती थी पहले गाँव में, तो जैसे इसलिए मेरा निशाना अच्छा था। तो वो फिर 1 तारीख को ये हुआ, आपने बाहर छोड़ दिया उनको, और फिर आपको ये पता चल गया कि कुछ बड़ा होने वाला जे सभी को पता चल गया था भी कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक। जे किसी को मालूम नहीं था भी फौज भी अंदर आ सकती है, ऐसा तो सोचा तक नहीं था। लेकिन ये कहानी बताइए कि आप अंदर कैसे पहुंचे, वहां तक पहुंचने की क्या दास्तान है? अपने जदों हरमंदर साहब में वहाँ कैसे था, बताया ना कि हमारा जो ऑल इंडिया सिख फेडरेशन का प्रेसिडेंट था भाई अमरीक सिंह, वो 24 घंटे अंदर रहते थे, तो आप उनसे मिलने गए उनके थे? मिलने भी आते थे। उस समय वैसे भी गुरु अर्जन देव जी का शहीदी गुरुपुरब था। अच्छा। हमारे 5वें गुरु साहब हैं गुरु अर्जन देव, उनका शहीदी गुरुपुरब था। तो ऐसा कोई भी मौका आता था तो हम स्पेशल भी चंडीगढ़ से आ जाते थे, स्पेशल लड़ने के लिए नहीं, मैं वहाँ गया। अच्छा, वहां पे वैसे ही इकट्ठे नहीं हुए वैसे थे? ही है, हम वैसे ही थे, वो रह रहे थे 10-10 दिन 15-15 दिन वहाँ रहकर आ जाते थे वापस चंडीगढ़ अच्छा। अपने कॉलेज में पढ़ाई के तो बाद। आपने देखा कि वहां पे उस दिन जैसे 1 तारीख को कौन कौन मौजूद था, मतलब इस तरीके से कि आपको कोई शक नहीं हुआ कि भाई यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो कुछ? नहीं नहीं, 1 तारीख को सिर्फ कोई भी इकट्ठा नहीं हुआ, गोलियां ना चली ना, थी 1 इसीलिए? तारीख को वही सीआरपी वाले थे जो उससे पहले एक दिन थे,
अच्छा कोई ज़्यादा नफरी नहीं उन्होंने तैनात की। वही सीआरपी वाले जो 30 और 31 मई को होंगे, वही 1 जून को थे, कोई तो ये ज़्यादा नहीं गोलियां था। किसके बीच में चल रही थी, सीआरपीएफ और? सीआरपीएफ और भिंडरांवाले के साथियों के बीच में। अच्छा ऑल इंडिया सिक्योरिटी फेडरेशन भी भिंडरांवाले के साथियों में आती है, अच्छा ये अलग नहीं थी, साथियों में ही गिनी जाती थी। ठीक ये अलग बात है, हमारा अलग से प्रेसिडेंट था, हमारा जनरल सेक्रेटरी था, वही हमें बताता था ये करना है ये नहीं करना। ठीक है। और आज आज 2 जून को, 2 जून को क्या होता है? 2 जून को जैसे औरों दिन होते हैं वैसे ही नॉर्मल दिन था। 2 जून को ये जरूर हुआ कि जो अंदर रहना चाहते हैं या किसी भी एक्शन का टाकरा करने के लिए तैयार है, उनको हथियार बांटे गए। अच्छा हथियार पहले से मौजूद थे, लेकिन हर एक आदमी के पास हथियार नहीं था। ये 2 जून को और 3 जून को यही काम हुआ, 3 जून को भी यही हुआ। अच्छा हथियारों की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी दी गई कि कैसे इसमें बुलेट भरनी है, कैसे मैगजीन भरना है, कैसे निशाना कौन से लगाना है। हथियार थे? हैं? कौन सा था हथियार? हथियार 303, अच्छा 315 बोर। AK-47 भी था? नहीं, AK-47 बिल्कुल नहीं था। ये भी बहुत लोग क्या किसी के बता, पास नहीं था या? किसी के पास AK-47 नहीं था, 84 में नहीं था। अच्छा AK-47 अगर पंजाब में आई है, इंडिया में, पंजाब में क्या इंडिया ही में अगर आई है, स्मगलिंग के रास्ते आई या कैसे भी आई, वो 87 से बाद में आई। अच्छा 88 शुरू में आई होगी या 87 लास्ट में आई होगी। जब अफगान इंसर्जेंसी के जी बाद? जी हाँ बिल्कुल, ठीक ठीक तब आई है ये, पहले नहीं थी AK-47। ठीक। तो कई बड़ा चढ़ा कर बात करने की जिनको आदत होती है, वो तो बहुत, वो तो LMG हर एक मोर्चे में ला देंगे, हर एक मोर्चे में 1-1 2-2 LMG फिट कर दे देंगे। ऐसा नहीं था। हाँ ये था भी हथियार यही थे ज़्यादा, मेन 303, 315 बोर और कहीं कहीं LMG, किसी ठीक। किसी मोर्चे पर LMG थी। आपको सभी कौन को, सी मिली थी? मेरे पास तो 303 थी, 303। 303 और 315 बोर भी रही। अगले दिन थोड़ा सा चेंज किया वो हथियार, एक आधा वेपन चेंज हुआ था, मुझे अब याद नहीं भी कौन सी वाली रिप्लेस की थी नेक्स्ट दिन। वो भी इसलिए की गई थी हमारी कारगुजारी अच्छी थी। अच्छा इसमें ये बताइए कि जो एक बहुत बड़ा कारण बताया जाता है कि इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा और इतने सारे जो फौजी हैं वो शहीद हुए, उसका एक बहुत बड़ा कारण बताया जाता है कि जनरल शाहबेग हम्म वो भिंडरावाले के साथ अंदर थे, उनके साथी थे, उनके जनरल की तरह के। बिल्कुल। उन्होंने पूरी मिलिट्री स्ट्रेटजी बनाई थी। वो पहले इंडियन आर्मी में थे, वहाँ से बिल्कुल वो डेकोरेटेड सोल्जर थे, और उसके बाद फिर वो भिंडरावाले के साथ आके मिल गए। और उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेटजी थी उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी लोग जो हैं इंडियन आर्मी के वो शहीद हुए इस ऑपरेशन के दौरान, क्योंकि उन्होंने अच्छे से वहाँ पे अंदर स्ट्रेटजी बनाई थी कि किसको कहाँ पे मोर्चा लगाना है, किसको कैसे अटैक करना है। तो वो सारी उनकी खुद की मिलिट्री स्ट्रेटजी थी। और एक और इंटरेस्टिंग बात, अभी मैंने जनरल बरार का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि जनरल शाह बेग ने उनके साथ काम किया है पहले। हाँ, वो ये असिस्टेंट रहे हैं उनके हाँ अंडर उनके रहे अंडर हैं। में रहे हैं। हाँ रहे हैं 71 में, 71 में, 1971 में जो बांग्लादेश बना है ना, उसमें जनरल आप शाह बेग बोलते हैं, हमारे पंजाबी में बोलते हैं शबेग सिंह। शबेग सिंह, शाह बेग तो उनका दोनों संधि विच्छेद कर दिया ना नाम का, शाह और बेग, शबेग, उनका नाम शबेग सिंह, शबेग सिंह, ठीक है। वो उन्होंने 1970 की वार में बहुत बढ़िया काम किया था हिंदुस्तान सरकार की तरफ से, आर्मी, इंडियन आर्मी की तरफ से। तो ये बात सही है उनकी। तो आपका उनके साथ कोई इंटरेक्शन हाँ हुआ बिल्कुल, कुछ राब्ता ट्रेनिंग रहता में था। या कुछ? नहीं, ट्रेनिंग मैंने आपको पहले बताई है, मैं तो खुद ट्रेनिंग देता था। मेरा निशाना अच्छा था, मेरी जरूरत नहीं पड़ी, जिनको जरूरत थी उनको दी होगी ट्रेनिंग, जरूर नहीं दी कुछ है। मोटिवेशन दिया हो या कुछ? मोटिवेशन मैं बताता हूँ। वैसे मानना पड़ेगा कि जनरल शबेग सिंह कमांडो ही थे एक तरह के, नहीं तो 5 तारीख को सुबह अकाल तख्त हमसे बहुत दूर था और भारतीय फौज का ज़्यादा निशाना भी वहीं पर था, क्योंकि संत भिंडरांवाले वहीं रहते थे। इतनी गोलीबारी के बीच में बच बचाकर हमारे तक पहुंच गए जनरल शबेग सिंह 5 जून को। ये अब लड़ी टूट गई है, 3 से सीधा 5 पर चले गए हम। हाँ आएंगे हम वापस। हाँ, लेकिन मैं शबेग सिंह 5 की बात जून कर को हमसे यही कहा गया कि शाम तक लड़ते रहो और एक आदमी एक गोली, कोई
ज़्यादा फालतू फायर नहीं करना, हवाई फायर नहीं करना, कोई गोली वैसे डराने के लिए या इधर उधर मारने के लिए नहीं, एक आदमी एक गोली, क्योंकि हमारे पास असला जो है वो गिनती का है, बाहर से हमें आएगा नहीं, तो इसी असले से काम चलाना है शाम तक। और शाम को क्या होगा, जनरल शबेग सिंह ने जो बोला था, शाम तक पाकिस्तान की तरफ से हमला हो जाएगा और इंडियन आर्मी बॉर्डर पे चली जाएगी और हम लोग यहाँ से आराम से निकल के पूरे पंजाब में फैल जाएंगे। ये 5 तारीख को, और हमें भी लगा कि ऐसा ही होगा। कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि इंडियन आर्मी दरबार साहब के अंदर आएगी, ये सोचा था कभी? क्या कारण था इसका कि आप लोग सोचते थे कि नहीं आएंगे यहाँ पे अंदर? धार्मिक कारण से। ये धर्म स्थान है सिखों का सबसे बड़ा, सबसे पहला भी धर्म स्थान यही है। उसके बाद ही जितने गुरुद्वारे बने हैं सब बाद में बने, सबसे पहला तो हरमंदिर साहब का ही बना ना, जो सिखों का मक्का भी बोला जाता है इसको, सिखों के लिए बहुत पवित्र स्थान है। इसकी पवित्रता को ध्यान में रखते हुए इंडियन आर्मी अंदर नहीं आएगी, ये थी हमारी सोच। अब वापस 4 तारीख को चले जाते हैं। हाँ 4 को, 2 और 3 तारीख को तो ये हो गया, हथियार ही बटे, हथियार बट गए, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हो गई। फिर 4 तारीख को क्या होता है? 4 तारीख को सुबह कोई 4:30 का टाइम होगा, कोई 4:40 बताता है, कोई 4:30 का टाइम बताता है। मैं करेक्ट टाइम कोई भी नहीं बता सकता। ये कभी भी नहीं ऐसा होता कि आपके ऊपर हमला हो और आप घड़ी देख के टाइम देखे भी कितने बजे हमला, आप तो अपनी जान बचाने को भागेंगे। ठीक है ना, इस झंझट में मैं नहीं पढ़ना चाहता। लोग तो निके निके मुद्दे उठा लेते हैं, इसने 4:30 बताया था, लेकिन इंडियन आर्मी तो 4:40 बता रही है, 4:35 बता रही है। ऐसे ही कोई बात नहीं, हमला तकरीबन 4:30 बजे हुआ था, उसके 4:25 भी हो सकते हैं, 4:35 भी हो सकते हैं, 4:40 भी हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी टाइम नहीं नोट करेगा। ऐसी बात, जब गोली की आवाज़ हमारे कानों में पड़ी तब पता चला भी हमारी गोली चल रही है। किसके साथ चल रही है? अंधेरा था उस समय। वो तो जब थोड़ा सा सूरज निकलने लगा, थोड़ा सा, फिर पता चला भी हमारा पंगा इंडियन आर्मी से पड़ गया है, सीआरपी से नहीं है, इंडियन आर्मी से है। ये तो पता हमें दिन के टाइम पता ना, कुछ 6 बजे के 6:30 बजे के करीब जब थोड़ा सा उजाला हुआ तब देखे हमने इंडियन आर्मी के फौजी, फिर पता चला। फिर क्या हुआ? फिर जहाँ जहाँ अपने मोर्चे पहले ही बने हुए थे, पहले डिसाइड कर लिया था किसको कहाँ बैठना है? हाँ पहले ही था उसका। अच्छा, वह सब आपको अपने मोर्चे में चले गए। हम तो उस दिन अपने कमरे में सोए थे, हमारा तो मोर्चा ही कोई नहीं था। 4 तारीख को? हाँ 4 तारीख को सुबह, या 3 तारीख को या 2 तारीख को, हमें नहीं बताया गया तूने कौन से मोर्चे से लड़ना है। अच्छा, ये हमारे ऊपर था भी हमें जहाँ भी अच्छी जगह लगी हम वहाँ पर जाएंगे। ये तो टंकी के पास से हम गुजर रहे थे तो फिर ध्यान आया भी इसको मोर्चा बनाया जा सकता है। टंकी क्या है? पानी वाली टंकी, जहाँ से पूरे दरबार साहब कॉम्प्लेक्स को जल सप्लाई, अच्छा, पानी की सप्लाई होती थी। अच्छा। वाटर टैंक वो बहुत ऊंचा था, सभी जितनी भी दरबार साहब में मौजूद इमारतें थी वो सबसे ऊंचा था। आपको मालूम है टैंकी सभी बिल्डिंगों से ऊंची बनाई जाती है हमेशा, क्योंकि टॉप फ्लोर पे भी पानी का प्रेशर, हाँ टैंकी बहुत ऊंची थी। वहाँ पर जब टैंकी के पास से गुजर रहे थे तब हमें ख्याल आया कि जहाँ पर मोर्चा बन सकता है। फिर ऊपर जाके देखा, बिल्कुल सही था, परफेक्ट था। कौन कौन आपके साथ कौन कौन था उसमें? मेरे साथ तो मैं पहले भी इंटरव्यू में बता चुका, इस हाँ हिंदी में इंटरव्यू पहली है इसलिए बता देता हूँ। मेरे पास साथ एक तो अमरजीत रंधावा, वो चंडीगढ़ का ही था, मेरा साथी था। वैसे उसका डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में है, रहने वाला इधर का था, लेकिन चंडीगढ़ वो जॉब करता था जहाँ जल सिंचाई विभाग में, चंडीगढ़ में सेक्टर 15 में उसकी ड्यूटी थी। तो मैं भी सेक्टर 15 में ही रहता था उस समय, तो हमारी जान पहचान अच्छी होगी। तो एक था तीसरे का नाम मैंने जिक्र किया, कई जगह मैंने उसका नाम तरसेम बताया, उर्फ डॉक्टर। डॉक्टर तो पक्का ही था ना, उसको डॉक्टर तो सभी बोलते थे। और उससे मेरी मुलाकात भी 4 तारीख को ही हुई वहीं पे। हाँ, मैं और अमरजीत रंधावा तो पहले के साथी थे, एक दूसरे को जानते थे, अच्छी तरह जानते थे। लेकिन वो डॉक्टर के साथ मेरी मुलाकात पहली बार वहाँ पर ही हुई, पानी की टंकी के पास ही। डॉक्टर के पास भी कोई पक्का मोर्चा नहीं था, वो भी इधर उधर घूम रहा था। बाद में पता चला कि वो डॉक्टर है
उसका असली नाम मनजीत सिंह बोहमा है। हम्म, बाद में पता चला, उस समय मुझे नहीं मालूम था कि विजय कौन है कौन नहीं। उस समय क्या, मुझे आज से 2 साल पहले तक नहीं मालूम था, 3 साल पहले तक मालूम नहीं था कि मेरे साथ जो तीसरा था उसका असली नाम क्या है। अच्छा। अंदर तो सभी डॉक्टर ही बोलते थे, सब डॉक्टर बोलते थे। हम तीनों थे, लेकिन हमारे पास कईयों ने इस टैंकी में कभी किसी को बिठा दिया, किसी को बिठा दिया, कोई कहता है इसमें औरत थी, कोई कुछ कहता है, कोई कहता मैं इस टैंकी में, पता नहीं क्या इसमें, कोई गोल्ड मेडल ले रहा है हमको, जो अपना आप इतना बड़ाई कर रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं। इसमें कोई प्राउड फील करने वाली बात नहीं है। उस समय तो होती होगी, लेकिन अब जब सोचता हूँ इसमें क्या प्राउड फील करने की बात है। हमने अपनी ही फौज पर गोली चलाई, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। तब हमें लगता था हम सही कर रहे हैं, लेकिन अब नहीं। तो टंकी पे चढ़ गए आप लोग? तो टैंकी वहाँ पे से नहीं चढ़ गए, हाँ यही भी जहाँ भी एक पेच है। हाँ बहुते लोग सोचते हैं भी टैंकी का जो ऊपर सिलेंड्रिकल होता है ना, उसके टॉप में हम बैठे थे। नहीं नहीं, वो उसके साइड में जो होता है। हाँ, उसमें कईयों ने ऊपर बोरियां चढ़ा दी है, वीडियो बहुत पड़ी है। अच्छा। जे गप्पिस्तान बोलते हैं उसको, जिन्होंने कईयों ने तो ऊपर चढ़ा दिए बंदे, वो बोल रहे हैं बिल्कुल टॉप पे थे, इर्द गिर्द बोरियां लगाई हुई थी। वो तो पहले हल्ले में फौज उड़ा देती। हाँ हेलीकॉप्टर भी थे उनके पास जो सर्च कर रहे थे। हाँ वो तो रहने ना देते, फिर तो हम 1 घंटा भी वहां पर ना रहते। हाँ 2 दिन हमने कैसे निकाल लिए। कुछ वहां पर बताते हैं, कुछ कुछ को समझ ही नहीं आती भी कहाँ बताना है। बता तो दिया, हम टंकी वाले मोर्चे में थे, कहाँ थे, कोई बात नहीं। बहुत लोगों ने ना अपने आप को बताया मैं टंकी वाले मोर्चे में था, लेकिन आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि टंकी में कुल है कितने थे आदमी। 3 ही हम थे मेन। बाकी वैसे कोई आ गया होगा, कोई जितना जैसे कोई मैंने बोला भी हमारा असला भी रिप्लेस किया गया 5 जून को। हाँ जो हमारी कारगुजारी अच्छी देखी उन्होंने भी, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे दोनों राइफलें शायद चेंज की गई, कोई असला देने आ गया, कुछ देर रुका, कुछ पानी देने आ गया, या कोई लंगर देने आ गया, कुछ देर रुका। वो भी तो मोर्चे पे ही गिना जाएगा ना। वो बोल सकता है कि हाँ अभी मैं भी मोर्चे में था, चाहे उसने आकर गोली चलाई या नहीं चलाई, ये अलग बात है। लेकिन हम परमानेंट जो थे ना वो 3 ही थे, 4 जून को भी और 5 जून को ही। रात को हम उतर आए थे, रात 4 और 5 की रात हम टंकी वाले मोर्चे पे नहीं थे, ठीक। क्योंकि रात का तो काम भी नहीं था, अंधेरा था, नजर ही कुछ नहीं आता था। वो तो हमें नजर आ जाते फौजी किसी न किसी तरह, लेकिन हमने निशाना किधर लगाना है वो ना, तो वो उसको बोलते हैं 4 साइड की यू, वो नहीं नजर आएगी ना उसको। वो तो मालूम नहीं है वो क्या बोलते हैं, अब तो भूल गया सब कुछ। लेकिन जब एनसीसी में थे तो इंडियन आर्मी ने मेरी पूरी ट्रेनिंग कराई थी। ये नहीं मालूम था इंडियन आर्मी को विजय हम पर ही गोली चलाएगा किसी दिन। हाँ फिर क्या हुआ 4 तारीख के बाद? 4 तारीख को तो बस गोली चलती रही। 5 तारीख को सुबह बताया भी जनरल शुभेग सिंह आए हमारे पास, वो कहते रहे शाम तक लड़ते रहो, शाम तक पाकिस्तान से हमला हो जाएगा और हम लोग पूरे पंजाब में फैल जाएंगे, इंडियन आर्मी जो है जो बॉर्डर पर चली जाएगी। लेकिन ये भी हमारी गलतफहमी थी। अगर देखें तो हमारे इर्द गिर्द कितनी का आर्मी लगाई होगी, इंडिया के पास तो बहुत लाखों में है आर्मी, वो तो फिर भी हमारा घेरा डाले रखती। लेकिन उस समय इतनी समझ नहीं थी, कहीं सोच नहीं थी, हमें जो बताया गया बस ठीक है। अपना दिमाग हम नहीं से यूज करते, हमारा दिमाग कोई और यूज कर रहा था। बिल्कुल गलत थे हम लोग, नहीं हमें ये करना चाहिए था। क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं भी इंडियन आर्मी ने क्रूरता दिखाई है, क्रूरता दिखाई है, ये बात सही है। उनको क्या मालूम था भी अंदर जो बैठे हैं वो कौन से आतंकवादी हैं, या कौन से टेररिस्ट है, या कौन से श्रद्धालु हैं, उनको क्या मालूम था। उनके सामने तो जो आया वो ठोकते चले गए, क्योंकि हमारे सामने जो फौजी आया हमने ठोका, और जब फौज की बारी आई उनके सामने जो आया उन्होंने ठोका। उन्होंने नजायज आदमी मारे हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, नजायज काफ़ी श्रद्धालु थे जिनका कोई लेना देना नहीं था भिंडरावाला से, वो भी मारे गए। अच्छा, ये सुनने में आता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और एक वार्निंग दी गई थी ऑपरेशन शुरू करने से पहले कि जिसको जाना है वो निकल जाए। अब यहाँ पे ऑपरेशन या जो कुछ शुरू होने वाला है, तो ऐसी बातें आई हैं कि लोग निकलना चाहते थे पर उनको निकलने नहीं दिया गया। आपका कहने का मतलब है उनको लोगों को डाल बनाने कर रखा? नहीं, ऐसा नहीं है। पहली तो बात, आप अमृतसर आए हैं, अमृतसर आए ना, मेरे पास अमृतसर में बैठे हैं, आपको मैंने वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही थी। अच्छा।
और फिर मैं वो जगह ले जाऊंगा जहां पर हम लोग थे। वहां तक अनाउंसमेंट पहुंच ही नहीं सकती थी जहां पर हम लोग थे। अच्छा। इन्होंने अनाउंसमेंट की है, इंडियन गवर्नमेंट ने, ये सही बात है, इन्होंने अनाउंसमेंट की है, ये तो सच है, लेकिन उसकी आवाज़ कहाँ तक पहुंच पाई ये आज तक कोई नहीं बता पाया। लेकिन ये जो बात बोली गई है कि हमको बाहर नहीं आने दिया गया, ये नहीं उनके द्वारा बोली गई है जो बाद में निकल के आए, जो बुजुर्ग थे। नहीं नहीं, वो तो इसलिए बोलेंगे ना, उन्होंने तो फौज की सहानुभूति लेने के लिए कह दिया होगा हाँ। कि हमें निकलने नहीं दिया गया जी। क्यों नहीं निकलने दिया गया? मैं खुद छोड़ के आया हूँ, अपने 2 भाइयों को छोड़ के आया हूँ, और लोग बहुत निकले हैं, बहुत ज़्यादा चलती गोली में निकले हैं। 3 जून तक तो निकल ही सकते थे। हाँ। 3 जून तक सभी लोग जो भी चाहे अंदर से निकल सकता था, लेकिन वही बात ना, किसी को ये नहीं था कि 4 जून को अटैक हो जाएगा। ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था। ये कुछ तारीख तय थोड़ी थी, हमें मालूम थोड़ा था 4 जून को इंडियन आर्मी अटैक करेगी ना, इसलिए कोई नहीं निकला। ये तो अनाउंसमेंट जरूर हुई है, लेकिन उसकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पाई। फिर 5 तारीख को क्या होता है? 5 तारीख को वही जो सुबह बताया था, शायद शिवाजी सिंह आके हमें ये कहते हैं, थापी जिसको बोल रहे, थापड़ा देना, थापी देता, चढ़ जा बेटा कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान से फौज आ जाएगी। वही कुछ हुआ। चलो, तकरीबन दोपहर के 2 या 2:30 बजे का टाइम है जब पहला बम पानी वाली टंकी में आके लगा। वो बम शायद कोई इतना बड़ा नहीं था, छोटी तोप का होगा, जिसने वो टंकी तो हिला दी एक बार, पूरी जुड़ने लगी, इतना नहीं जुड़ी, वो ऐसे ऐसे करने लगी, लेकिन ऐसे ऐसे तो होगी ना एक बम से, कंक्रीट की बनी हुई थी। तो जब पहला बम लगा ना, तो हमने नीचे उतरना शुरू कर दिया। हमें मालूम पड़ गया भाई ये टंकी में लगा। जब नीचे हम सीढ़ियों से नीचे उतर गए हैं, अब बाहर ही निकल रहे हैं, तो दूसरा जो बम लगा ना, उसने मोरा किया इतना बड़ा। अच्छा। तो सारा पानी कुछ बाहर। ही मिनटों में, हाँ, टंकी खाली होगी। हाँ। अब 2 बातें यहाँ भी आती है। कुछ लोग तो ये बताते हैं कि उस समय कोई हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरे, उन्होंने बताया भाई टंकी से हमला हो रहा है। कुछ कहते हैं भी आर्मी ने इसलिए टंकी को उड़ाया कि वो हमारी जल सप्लाई जो है वो बंद करना चाहते थे, इनको पानी तो बंद करें इनका पहले। अब सच क्या है ये नहीं मैं जानता। लेकिन आप जैसे ऊपर थे टंकी पे, टंकी के ऊपर नहीं, मतलब हाँ टंकी हाँ के हाँ, वाले सीढ़ियों में थे, हाँ। सीढ़ियों में थे, तो वहां से आप लोग फायरिंग कर रहे थे, तो उनको ये तो पता चल गया होगा कि भाई एक अलग जगह से फायरिंग आ रही है, ये तो जरूर पता जो चल गया होगा। बिल्कुल ऊपर है। हाँ, ऊपर है। वो उतना तो पता चल जाता है। हाँ, तो हो सकता है कि वो भी कारण हो, और पानी एज अ रिजल्ट वो चला गया, खत्म हो गया खत्म पानी। हो गया, तो वो जो पूरी हरमंदिर साहब की जो पूरी की पूरी ये वाटर सप्लाई थी, वो ठप हो गई। वो हो गई ठप। और ये तारीख 5 तारीख है। 5 तारीख। ठीक है। उसके बाद फिर पानी खत्म हो गया, तो फिर पानी पानी से के कोई बिना तो पानी, सरोवर तो आपको सरोवर ही बोलते हो ना उसको। हाँ। जो सरोवर का जल होता है अच्छा ही होता है वैसे, हाँ। उसको बदलते रहते हैं। हाँ। मजबूरी में वो पीना पड़ जाए तो पी लेते हैं लोग। हाँ। कई तो वैसे भी चूड़ी लेते हैं ना, वो तो श्रद्धा के कारण लेते हैं। हाँ। लेकिन अगर वैसे भी अगर पीना पड़ जाए वो पिया जा सकता है। वहां से पानी लाने गए लोग कई मारे गए, अच्छा। और क्रॉस फायरिंग में भी मारे गए। क्रॉस क्योंकि वो फायरिंग ऐसी ओपन थी, एरिया था, हाँ, ओपन था वो, ओपन था। और वहां से इधर से भी आर्मी की फायरिंग हो रही थी। बिल्कुल उधर से भी हो रही है, वो क्रॉस फायरिंग में भी लोग मारे गए। हाँ। और फिर मैंने जो हाल देखा ना, जैसे पानी टंकी से पानी लीक हो गया, और जहाँ नीचे है तो वैसे ईंटें लगी हुई थी, जो भट्ठे की ईंटें होती वो फर्श था। तो कई जगह से ईंट नीची हो जाती है ना, वहाँ पानी थोड़ा इकट्ठा हो जाता है, और लोगों को मैंने पानी जैसे कुत्ता पानी पीता है ना, ऐसे पानी पीते हुए देखा मैंने जीपों के साथ। पानी है ही नहीं था, क्या करते लोग? बिजली भी बंद, पानी भी बंद, और और खाने महीना जून का, इतनी गर्मी। खाने का किसी को अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं सही। मेरा ख्याल है 2 दिन में मैंने 2 दिन में 1 रोटी खाई होगी, 2 दिन में बस। फिर आप क्या हुआ 5 तारीख को? और जब टंकी वाला मोर्चा चला गया था, तो फिर मैं जहाँ मैं रहता था, नानक निवास, बब्बर खालसा जथेबंदी एक है, उनका हेडक्वार्टर जहाँ वो नानक निवास में था। मेरे उनके साथ अच्छे संबंध थे। भिंडरा वाले और बब्बरों के आपसी संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन मेरे अच्छे संबंध थे। उसका कारण था जो बब्बर खालसा का प्रमुख था,
सुखदेव सिंह बब्बर, हाँ। वो मुझे पहले से जानता था। अच्छा। मेरे ननिहाल उसके साथ काफ़ी अच्छा उनका था, मेरे मामा जी के साथ उनके फैमिली रिलेशन थे, वो मुझे जानता था पहले से। अच्छा। मैं आखिर तक वहाँ ही रहा नानक निवास में, ताकि बाकी भिंडरा वाले और उनके साथी सभी कई महीने पहले छोड़ के चले गए थे नानक निवास को, अच्छा। लेकिन मैं वहाँ रहा। वो ना दीवार में क्या सेंध लगाना बोलते हैं उसको, हाँ, दीवार में सेंध लगा रहे थे बब्बर खालसा, और मैंने उनका मजाक में कहा कि ये खालसे का काम नहीं है, मैदान से भाग जाना। तो उन्होंने मुझसे कहा तू तो बेवकूफ़ है, तुम्हारे पास टैंक है क्या, तुम्हारे पास तोप है, वो टैंक और तोप लेके आगे हो, कैसे मुकाबला करोगे। अक्लमंदी यही है, जहाँ से निकल लो, बाहर जाके फिर देखेंगे क्या करना है। मैं भी उनकी बातों में मान के मैंने भी निकल गया उनके साथ ही। बाद में जब थोड़ी दूर गए तो मुझसे पूछा गया भाई तेरे पास हथियार कौन सा है। मैं कहा मेरे पास तो जो गन थी, राइफल थी, वो आपने मुझसे लेकर रख दी। कहता वो तो बड़ी थी ना, छोटा हथियार कौन सा है। मैं कहा कोई भी नहीं है। तो वो मुझे बोला अगर आप सामने से तुझे कोई दुश्मन कौन था, भारतीय फौज। उस समय तो हमें दुश्मनी लगती थी ना, कि सामने अगर दुश्मन आ जाए तो तू तो सीधा गोली खाएगा। हमारे पास ये है, हम एक दो को मार कर फिर मरेंगे और फिर शहीद भी कहलाएंगे, शहीदी फिर शहीदी पाएंगे, ऐसा उसने बोला। तो मैंने बोला ये कौन सी बात है, मैं जाता हूँ और ले आता हूँ। बस जब दूसरी बार मैं अंदर गया, फौज के काबू आ गया। इतने फौज अंदर आ चुकी थी। फौज कोई जो को 3-4 घंटे का गैप पड़ जाता है ना, 3 घंटे का 4 घंटा, वो फौज ने अगर आना एकदम ही आ जाता है, फौज को कौन रोक सकता। हाँ। लेकिन मुझे नहीं मालूम था भी अंदर फौज आ चुकी है, अगर मालूम होता मैं कभी ना जाता। चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। क्या जैसे फौज आई आपको देखा, आप फंस गए मेरे एकदम। मेरे हाथ ऊपर करवा दिए ना, हाँ। कह हैंड्स अप, हाँ। मेरे हाथ ऊपर करवा दिए। तो मैंने कहा जी मुझे गोली बेशक मार देना, लेकिन पहले मेरी बात सुनो, ऐसे बोला मैंने। मैं कहा बेशक मुझे गोली मार देना, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। काफी गुस्से में थे। हाँ। तो उनका जो सीनियर था ऑफिसर, मुझे नहीं मालूम किस रैंक का था, उन्होंने कहा हाँ बता क्या बताना चाहता है। मैंने कहा जी मैं मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, चंडीगढ़ पढ़ता हूँ, मैं तो जहाँ माथा टेकने के लिए आया था, मेरा तो इनसे कोई ताल्लुक नहीं है जो गोलियाँ चला रहे हैं। हाँ। वो कह रहा क्या प्रूफ है तुम्हारे पास। मैं कहा प्रूफ मेरे पास है। लो मेरी उन्होंने तलाशी ली, तलाशी में पर्स निकाला और पर्स में से आइडेंटिटी कार्ड निकल गया चंडीगढ़ का, वो मेरा बचाव कर गया। लेकिन और फंसने वाला काम एक और मैंने कर रखा था, मेरी जेब में एक प्याज था। प्याज। प्याज, अच्छा। वो जनरल शवेग सिंह ने हमें रखवाए थे जेबों में हमारी, अच्छा। कि इंडियन आर्मी आंसू गैस के गोले फेंकेगी तो जो प्याज को ना दबा के हाथ से अपने इधर कर लेना, आंखों और नाक के नीचे कर लेना, तो उन पर ज़्यादा असर नहीं करेगी आंसू गैस। कोई अच्छा। होगा कोई फार्मूला फौज का, हमें नहीं मालूम क्या था वो। कह रहा ये क्या है। मैंने सर कल से कुछ नहीं खाया मैंने, जब प्याज मुझे मिले 2-3, 2 को मैंने खा लिए, एक मेरे पास है, कुछ तो खाने के लिए चाहिए ना, कल से मुझे कुछ नहीं मिला। हाँ। कहता ठीक है। उनके बाद मानने में आ गई, लेकिन हम बोला तो मैं झूठ ही था, लेकिन उन्होंने मान ली बात मेरी। हाँ। और जहाँ दूसरे कैद करके बैठाए थे लोग, वहाँ पर मुझे ले गए। अच्छा। वहाँ पर रात को जैसे जो ऊपर बिल्डिंग है, ऊपर बैठाया गया मैं पहले नीचे था, पहले नीचे जहाँ घास है जैसा, ऐसे पहले नीचे बैठाया, और रात को पता नहीं क्या हुआ, हमें उठा के तो ऊपर बंद कर दिया। पर रात कोई 12 का टाइम होगा या 11 का होगा या 10 का होगा, वही बात है ना, एग्जैक्ट टाइम कौन देखता है बार बार। ये तो अंदाजा ही है ना कि 10 का टाइम होगा या 11 का होगा या 12 का होगा। एक HE-36 का ग्रेनेड अंदर फेंका गया हमारे बीच, जहाँ हम 30-35 आदमी कैद थे, और फौजी अगले कमरे में चला गया। वहाँ से भी फिर आवाज़ आई, वहाँ भी ग्रेनेड फेंका गया, पीछे से भी आई, आगे की तो मुझे मालूम नहीं कब आई। उस ग्रेनेड के मैंने ऐसे टांग पे टांग रख के ना, ऐसे मैं लेटा हुआ था, ऐसे टांग, जहाँ पर मेरे 3 जगह मतलब ग्रेनेड की वो पीस लगे, अच्छा। खून बहने लगा। रात को अंदाजा टाइम, फिर अंदाजे का आता है 2 या 3 बजे का टाइम होगा, जब मुझे एक ट्रक में फेंकने लगे से पंजाब पुलिस के जवान। यानी कि वो ग्रेनेड के बाद मैं कब बेहोश हो गया मुझे नहीं मालूम, उसी समय हो गया और ये जब ग्रेनेड उन्होंने फेंका था, आर्मी ने। आर्मी ने फेंका था। ये बात सही है। अच्छा। आर्मी ने फेंका था। ठीक। तो उसमें 3-4 तो मारे गए जिनके पास ग्रेनेड फटा था, बाकी जो थे वो जख्मी हुए।
या डराने के लिए या क्या मालूम किस लिए वो ग्रेनेड का, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई भी ग्रेनेड फेंकने का क्या काम था, क्यों फेंका गया। हम तो वैसे ही रास्ते में थे। अगर मारना चाहती इंडियन आर्मी तो सभी को मार सकती थी, सभी को मार सकती, एक भी जिंदा ना बचता। अगर जो लोग कहते हैं ना इंडियन आर्मी ने ये किया वो किया, मैं यही करता हूँ, अगर इंडियन आर्मी सभी को मारना चाहती तो मार देती। हम लोग कैसे बच गए, मेरे जैसे सैकड़े लोग कैसे बच गए। सभी की तो स्टोरी मेरी जैसी नहीं है ना, सभी के पास तो प्रूफ नहीं था ना, आइडेंटिटी कार्ड नहीं था। वो तो मेरे जैसा कोई चंद ही लोग हो गए जिनके पास आई कार्ड प्रूफ था, फिर हम इधर पढ़ रहे हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, तो सभी लोगों के पास है, लोग कैसे बच गए। हाँ, शुरू शुरू में मैंने बताया इंडियन आर्मी ने कुछ नजायज की है, जो सामने आया उसको ठोकते गए, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि अंदर कौन सा आदमी हथियारबंद है कौन सा नहीं। जो सामने आया उसको मार दिया, जो सामने आया उसको मार दिया शुरू शुरू में। बाद में इंडियन आर्मी को भी पता चल गया कि नजायज हुई है, तो उन्होंने फिर ऐसा नहीं किया। बट लेकिन वो ग्रेनेड फेंकने वाली बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। एक है मेजर गौरव आर्य, आप देखते होंगे उनके भी, उनसे कभी मेरा राब्ता हुआ तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा आपसे भी ये ग्रेनेड फेंकने की कार्रवाई क्यों हुई होगी, और प्याज का क्या मतलब था, जो प्याज हमें जनरल शिवेक सिंह ने रखाया था। नहीं, फिर वो प्याज का काम आया जो उन्होंने नहीं बताया नहीं, था? आंसू गैस तो हमारे आंसू गैस आया ही नहीं। नहीं। और रात 2-3 बजे के करीब टाइम जब मुझे होश आई है ना, तो एक ट्रक मेरे पास खड़ा था, ट्रक में बर्फ नीचे पड़ी हुई थी और मुझे फेंकने ही वाले थे कि मेरी होश आ गई मुझे। मैंने कहा यार मुझे कहाँ ले जा रहे हो, देखा पंजाब पुलिस के जवान थे, हाँ। वर्दी से पता चला मुझे पंजाब पुलिस के हैं। तो वो दोनों आपस में बात कर रहे हो, ये तो जिंदा है। उन्होंने मेरे डेड बॉडी समझ लिया था, बेहोश बेहोश था मैं, उन्होंने सोचा ये मर चुका है, और मेरी जहाँ लाशें फेंक रहे थे ना वहीं फेंकने वाले थे मुझे। हाँ। वो बोला यार अभी तक तो जिंदा है, लेकिन अगर इसमें ट्रक में फेंक दिया तो ये मर जाएगा। फिर दोनों में आपस में सलाह की भी क्या करना चाहिए। मैंने कहा जब जहाँ दूसरे लोग बंद है जो गिरफ्तार किए हुए हैं, इसको वहीं पर छोड़ आते हैं, आगे इसकी किस्मत। लो जी, मुझे बस पे चढ़ा दिया गया। पंजाब रोडवेज की बसें खड़ी थी, कुछ आर्मी के ट्रक भी थे, मुझे बस में बिठा दिया। और कोई सुबह उस समय थोड़ा दिन निकलना शुरू हो गया था जब हमें आर्मी कैंप में छोड़ दिया जाके। 6 तारीख की सुबह? 6 तारीख की सुबह आर्मी, वहाँ पर जो हम जैसे फट्टड़ थे उनको पहले निकाला गया, फिर जो जख्मी है पहले वो आए। वहाँ पे डॉक्टर को भी मैंने यही बताया, जो आर्मी का डॉक्टर था, मैं जी स्टूडेंट हूँ, ये हो गया मेरे साथ, नजायज हुई है। उसने भी उसी टाइम में मुझे हॉस्पिटल रेफर कर दिया, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, जहाँ अमृतसर में। अब बाद में गुरु नानक हॉस्पिटल ज़्यादा मशहूर बना है, लेकिन पहले जहाँ जो पुराना हॉस्पिटल था अंग्रेजों के समय का है, गुरु तेग बहादुर, उसमें एडमिट करवा दिया। उससे 2-3 दिन में वैसे मैं ठीक हो गया, मुझे डिस्चार्ज करने ही वाले थे, लेकिन मैं हुआ नहीं। वो भी है, भी अंदर मेरे लिंक थे हॉस्पिटल में, कोई डॉक्टर मुझे जानते थे, उन्होंने डिस्चार्ज नहीं किया मुझे। आर्मी वाले 2-3 बार कोशिश की उन्होंने मुझे डिस्चार्ज करवाने की, लेकिन मैं उनको डॉक्टर को यही बोलता, जिस दिन आपने मुझे डिस्चार्ज कर दिया ना, ये मुझे ले जाकर गोली मार देंगे, इनको मेरी असलियत पता चल गई होगी मैं कौन हूँ। फिर 13 तारीख को मैं हॉस्पिटल से भाग गया, मैं और एक मेरा साथी है, दोनों हम हॉस्पिटल से भाग गए थे। 13 जून को 2 घंटे की कर्फ्यू की ढील मिली थी, वो हमें मालूम था। वो जो डेली नर्सेज आती थी ना, वो हमें बता देती थी कि आज इतने घंटे की ढील है, सुबह 2 घंटे की, 2 घंटे शाम को। पहले सुबह सोचा भागने का 13 तारीख को, लेकिन हमारा तीसरा साथी था, वो डर गया, वो बोला नीचे जमीन बहुत गहरी है, अच्छा। हड्डी पसली टूट जाएगी। वो छोटा था, उम्र में छोटे था, उसको वो डर गया। फिर और हमने ये सोचा, आपकी कितनी उम्र रही मेरी होगी 17 या 18, इस टाइम पे? 17-18 साल। 17-18 साल में आप ट्रेनिंग भी दे रहे थे लोगों को बंदूक चलाने की? बिल्कुल, मेरे से भी कम उम्र के अपने जिसका मैं तीसरे आदमी का जिक्र करता हूँ, रंधावा तो मुझसे बहुत बड़ा था उम्र में। जो तीसरा मेरा साथी था मनजीत सिंह बुम्मा उर्फ डॉक्टर, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसके तो दाढ़ी बड़ी बड़ी आ रही थी, हमें इधर बस थोड़े से बाल थे इधर। अच्छा। हाँ, बड़ी बड़ी, मतलब बिल्कुल कम उम्र, हो सकता मेरे से उम्र ज़्यादा हो उनकी 1-2 साल, लेकिन लगते वो कम थे। अच्छा, फिर आप वहाँ से भाग गए? वहाँ से मैं भाग गया हॉस्पिटल से? हॉस्पिटल से। वहाँ आ गया बस स्टैंड, और बसें बंद, कोई बस नहीं थी चल रही, कर्फ्यू लगा हुआ था। हाँ।
तो कर्फ्यू की डील थी सिर्फ 2 घंटे के लिए। 2 घंटे में बस कहाँ से कहाँ जा सकती है, नहीं जा सकती। लोगों को घर से बाहर बाहर जैसे सब्जी खरीदने के लिए, दूध वगैरह लाने के लिए ये डील थी। आवाजाही बंद सी, रेलें भी बंद सी पूरे पंजाब में, और ट्रांसपोर्ट सारी बंद सी। वहाँ से मैं पैदल, मैं और मेरा साथी दोनों पैदल कुछ देर चले, और रास्ते में एक पुल आता है, बोड़ू पुल बोलते हैं उसको। बोड़ू गांव का नाम है, उसका नहर का पुल है, और नहर पर फौज खड़ी है पुल पे। मैंने अपने साथी को कहा भी जहाँ तो फंस जाएंगे। हाँ। मुझे साफ नजर आ रहा था भी वो एक एक आदमी को वहां से लगा रहे हैं, भी जरूर इन्होंने नाम लिखे हैं इनके, वो रजिस्टर में देख रहा था। हाँ। जो सुबह आदमी गए थे उतने ही वापस आ रहे थे, लेकिन वो मेरा साथी नहीं माना। वो बोला वो तो मेरे गांव के है, क्योंकि उसका गांव वही था। हाँ। ये मेरा चाचा है, वो फलाना है, ऐसा बोलते वो निकल गया। मैं तो कहता इनके साथ ही जाऊंगा, और मैं वहाँ से पैदल ही अगले पुल की तरफ चला गया। अगला पुल जो छोटा पुल था, वो गाड़ी वगैरह नहीं सी वहाँ जा सकती। तो वहाँ से जब मैं क्रॉस कर रहा था ना पुल, तब मुझे फायरिंग की आवाज़ आई। फायर, अच्छा। क्योंकि नज़दीक ही फायर थे, कोई 1.5-2 किलोमीटर। लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो फायर किस पर हुआ, किसने फायर किया। वो तो कई दिनों बाद पता चला भी जो मेरा साथी था ना, जब हमारी दोनों की वायरलेस आई उस टेंट में जहाँ उसको बिठाया था, वायरलेस आई भी जे नाम के 2 निकल गए हैं, और उनका गांव भी इस तरफ से है। इस तरफ के जो नाके हैं वो तो चकन्ने करने के, जब क्या मुझे तो मालूम नहीं, सुना बाद में जो गांव वालों से सुनी बात। तो वो भाग निकला, भागा, उसको आर्मी ने आवाजें लगाई रुको रुको, नहीं रुका तो उसको गोली मार दी। वो मेरा साथी उसी टाइम मारा गया। अच्छा, इस रंधावा की बात हो रही है? नहीं, ये दावा तो हम तीनों बिछड़ गए। 5 जून को दोपहर 2-2:30 बजे के करीब हम तीनों जो टैंकी वाले थे, तीनों आपस में बिछड़ गए। ठीक है। सब अलग अलग हो गए। मुझे नहीं मालूम था रंधावा कहाँ गया, मुझे नहीं मालूम डॉक्टर कहाँ गया, इनको मेरा नहीं मालूम कि हम कहाँ गए। तो ये दूसरा दोस्त जो था, ये वो था जो हॉस्पिटल में आपके साथ था? हाँ, हॉस्पिटल जरा मारा गया, वो हॉस्पिटल में मेरे साथ। हम पहले 3 जनों ने भागने की स्कीम बनाई थी, और जो सबसे छोटा था उसने जब देखा रोशनदान के नीचे बहुत नीची जगह, वो बोला मैं नहीं, तो आप भाग जाओ। तो फिर चलो शाम को हम दोनों भाग गए, उसको छोड़ दिया। उसके बाद स्टोरी बहुत लंबी है, आपकी इंटरव्यू बहुत लंबी हो जाएगी अगर, क्योंकि ऐसे एक एक दिन का बताने लगूँ तो ये तो 1 साल में नहीं खत्म होगी। नहीं, फिर वहाँ से निकले तो मेन बात ये है कि फिर गए आप, उसके बाद जो उसके मेन बाद मैं अपने गांव चला गया। उसके गांव में गए? गांव मेरा चाचा आर्मी में था, वो गांव में था उस वक्त। उसको मालूम था आर्मी की क्या स्कीम होती है। वो बोला भी तू इधर से निकल जा, अगर तूने पूरा एड्रेस लिखवा दिया है ना तो आर्मी जहाँ पहुँचने वाली होगी। उन्होंने अपने दोस्त के घर मुझे भेज दिया। वही बात हुई, आर्मी ने पूरे गांव को घेर दिया, और जो हमारे 3-4 घर हमारे खास थे, मेरे चाचा ताए के सगे वाले, उनके घर में अच्छी तरह तलाशी ली। अच्छा। कि वो आया तो है, इधर ही आया होगा, हो सकता था गांव में किसी ने बता भी दिया हो कि आया। हाँ, उससे पहले सच में, उससे पहले मैं दाढ़ी मूछ और सिर के बाल कटवा चुका था। वो मेरे गांव का ही नाई था। गांव के नाई से कटवा ले? हाँ। काट दिए उसने? वो कहा कैसे मैं काटता, मुझे जानता था अच्छी तरह। वो बोला मैं बाल नहीं काटूंगा, मुझे तुम्हारे भाई लोग मार देंगे। मैं कहा अगर तूने नहीं काटे तो मैं तुझे मार दूंगा, अब मरना तो तुझे है। तो उसने काट दिया। उसकी माँ बोली काट दे इसके। तो उनको मैं बता दिया था भी मैं भाग के आ रहा हूँ। उसकी माँ ने बोला इसके बाल, अनमैरिड था वो लड़का, तो उसको बोला भी इसके काट दे। काट दिए। पंजवड़ का था वो, मेरे गांव के पास ही, जो मेन गांव है हमारा पंजवड़ा है, रहते हम पंजवड़ और चबाल कस्बा, इनके बीच में रहते हैं। फिर आपके घर वालों का जब आप पहुंचे होगे पूरा क्लीन शेव? हाँ, मैं इधर तो खैर चाचे को तो पता ही नहीं चला, ना चाची ने मुझे पहचाना ना चाचे ने पहचाना। फिर उनके ऊपर से, घर के ऊपर से मेरे ताऊ का घर है, वहाँ गया, उन्होंने मुझे पहचान लिया, और पीछे पीछे चाचा चाची भी आ रहे थे भी ये कौन आदमी है जो हमारे घर से चढ़ा तो इधर जाके उतर गया। तो फिर चाचा ने जब पहचान लिया, फिर मुझे खेत मोटर भेज दिया। मोटर पे जाके चाय वहाँ पे आई और बता दिया भी तू जहाँ से निकल जा। मैं निकल गया। वहाँ पर 8-10 दिन मैंने, 6-7 दिन वहाँ रुका मैं। शायद 19 जून को बसें चली और मेरे मम्मी डैडी दोनों चंडीगढ़ से गांव आ गए। पहली बस पकड़ी और गांव आ गए। गांव आकर उनके पता चला भी जिंदा हूँ मैं। मैं जिंदा जीवित हूँ। और रात को जब मेरे पिताजी मुझे मिले
और मेरी कटिंग देख के बोले इससे तो तू मर जाता तो मुझे दुख ना होता, तूने बाल क्यों कटवाए। बहुत मुझसे गुस्सा हुए, नाराज होने लगे। तो समझा दिया सभी ने कि कोई बात नहीं, इसकी ज़िंदगी बच गई, तू ये सोच। तो फिर इधर से मुझे मेरे मालवा में मेरे बुआ जी है, वहीं छोड़ आए। वहाँ भी मेरा मन नहीं लगा, जहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा। वहाँ पर एक मौसी जी है। और इस टाइम पे आपका आर्मी पीछा कर रही थी हाँ, कहीं वो ना तो करती कहीं? रही होगी। हाँ, हाँ। तो मैं चला गया अपने मौसी के गांव। वहाँ मौसा जी सरपंच थे गांव के, उनके पास तो पुलिस का भी आना जाना रहता था और भी ऑफिसर वगैरह आते थे उनके पास। वहाँ मैं सेफ नहीं था। वहाँ पर से मुझे राजस्थान भेज दिया। हाँ। वो भी मेरे ननिहाल है, नानके बोलते हैं हमारे इधर पंजाबी में, नानके, नाना का घर। तो सगे वाले नहीं, उनके थोड़ा रिलेटिव, वहाँ भेज दिया। वहाँ वो बिल्कुल गांव पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर था, बिल्कुल ये राजस्थान में? राजस्थान में। ठीक। गांव का नाम था 44 PS, अनूपगढ़ के पास ही पड़ता है जी। अच्छा, हनुमानगढ़ में? नहीं, अनूपगढ़ के पास। हनुमानगढ़ तो बहुत साइड में रह जाता है। हनुमानगढ़ हो रहा है, अनूपगढ़ हो रहा है। राजस्थान में गढ़ बहुत है। हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो गढ़, यहाँ किला वहाँ गढ़। तो अनूपगढ़ के पास है। वहाँ मैं वहाँ छोड़ा है मेरे घर वाले। तो ऐसे मेरे मामा जी ने मुझे बता दिया कि जहाँ तक पाकिस्तान का बॉर्डर है, अपना इंडिया का बॉर्डर है, जहाँ से पाकिस्तान शुरू हो जाता है, वहाँ निशानी कोई नहीं थी। वो रेतीला इलाका था। हाँ। गर्मियों के दिन में थोड़ी सी आंधी आती तो टिब्बे बन जाते, थोड़ी और आंधी आती तो प्लेन भी हो जाते थे। और ये कौन सी तारीख थी जब आप वहाँ पे पहुँचे? मैं जून लास्ट वीक। लास्ट वीक। तब तक आपके पास क्या खबर थी कि क्या हुआ है गोल्डन टेम्पल में? गोल्डन टेम्पल में तो जो वही थी जो मेरे पास, जो मैंने देखा था। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा थी वो ये थी, संत भिंडरावाले जिंदा हैं और पाकिस्तान चले गए। तभी तो मैं बार बार ये सब जगह फैली हुई थी ये बात? अफवाह ये तो 20 साल बाद तक फैलती रही अफवाह, किसी ने माना ही नहीं है। 20 साल बाद? 20 नहीं तो 13-14 साल लगा लो आप। हाँ। शायद 84 से 2000 तक? 2000 तक भी मान सकते हो आप। हाँ, लोगों को यही था भी संत जिंदा है, संत जिंदा है। कई लोग तो अब भी नहीं मानते। वो जो पक्के भक्त है ना, वो पता है संत अभी जिंदा है। अच्छा। हाँ, अभी भी लोग कहते हैं। तो आपको ये हो गया कि भिंडरांवाले पाकिस्तान में है और मेरे को मिलना है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आपने क्या दिमाग में आया कि पाकिस्तान जाना है? बस इसी बात से है ना कि पाकिस्तान जाना है। हाँ। पाकिस्तान का तो हमें पहले भी मालूम था, पाकिस्तान हमारी मदद कर रहा है। हाँ। ये तो मुझे मालूम था पहले ही। वहाँ से मदद हमें आती है, चाहे किसी भी रूप में आती हो, हाँ। असले के रूप में आती हो, कैसे भी आती हो, पाकिस्तान से हमें हेल्प मिलती थी। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, ये पहली बार आपको कब पता चला था इसका? ये तो 84 से पहले भी पता चल गया था, दरबार साहब में भी पता चल गया था। अच्छा। क्योंकि कुछ मेरे भी सीगे रिश्तेदार वगैरह जो थोड़े स्मगलिंग वगैरह करते थे, पाकिस्तान में जाते आते थे। अच्छा। उनसे भी कुछ ऐसी बातें मिल किस जाती। तरीके की स्मगलिंग होती थी उस टाइम पे? उधर से आता था जी सोना, पाकिस्तान से। पाकिस्तान से सोना आता था उस समय आता था। अच्छा। सोना आता था, चांदी इधर से जाती थी इंडिया से। अच्छा। और अफीम आती थी पाकिस्तान से। अफीम आती तो अफगानिस्तान से थी, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया। ठीक। नशे वाली जो चीज़ आती थी ना, वो 2 चीज़ें पाकिस्तान से आती थी तब, एक अफीम और एक चर्च। और एक खालिस्तान का आइडिया। एक अफीम वो और एक नशा है वो भी। हाँ, एक अफीम और एक चर्च, ये 2 नशे पाकिस्तान से तब आते थे। हाँ। और साथ में सोना भी उधर से आता था, कपड़ा आता था। इधर इंडिया से जाते थे पान के पत्ते, अच्छा। चाय की पत्ती, धारीवाल की लोइयाँ, जो शॉल जा पहनते हैं ना बड़े इधर पंजाब में। धारीवाल कस्बा है गुरदासपुर जिले का, वहाँ पे बनती है। अच्छा, और ये जो बहुत पूरी फेमस है पाकिस्तान में। ये जो गोत है धारीवाल, ये भी वहीं से आया क्या? नहीं, वो हो सकता है कोई लिंक हो उनका, क्योंकि कई मैंने देखा है कि जो कई धारीवाल है, कई धालीवाल है। हाँ, 2 अलग अलग है। अभी मैंने बेटी ब्याही है, 17 फरवरी को उसका ब्याह था। हाँ। और मेरे जो वो रिश्तेदार नए बने हैं, उनका गोत दालीवाल है। धारी नहीं, दालीवाल, दाली डिस्ट्रिक्ट मोगा में। तो गांव के नाम पे अपने सरनेम तो होते ही है। हाँ बिल्कुल, ये धारीवाल है, आर से है, एल से नहीं, दाली हाँ, नहीं, उधर दाली। कोई दूसरा गांव होगा। हाँ बिल्कुल। तो ऐसी भी कुछ चीजें जाती। हाँ, दारू बहुत जाती थी इंडिया से, शराब।
शराब बिल्कुल। तब पाकिस्तान इतना कट्टर नहीं बैन होता होता था ना उस टाइम पे। बैन तो उस समय भी था, अब ज्यादा है, उस समय कम था। अच्छा। उस समय तो वहाँ भी मुझे हमें भी ला कर दे देते थे। हमारे मेरे साथ जो पाकिस्तान जाते थे वो सभी पीते थे। और जो जितने मेरे साथी होते हैं सभी को आतंकवादी नहीं होते थे, वो स्मगलर होते थे। मैं स्मगलरों की बात कर रहा हूँ जो ठीक स्मगलिंग के कारण मेरे साथ जाते थे। ठीक। मेरे साथ जाना उनका सेफ था। आपके साथ कहाँ जाते थे? पाकिस्तान में एंटर हो जाते थे। आप भी जाते थे पहले भी? बहुत बार गया मैं। अच्छा, नहीं, मतलब 84 से 84 बाहर ही है, बाद में, बाद पहले में? नहीं। अच्छा, पहले नहीं, 84 के बाद में। ठीक है। तो एक आप, बार नहीं, अनेक बार गया हूँ पाकिस्तान। अच्छा, पर पहली बार जब आप गए, जब पहली आपने बार का ही बता देता हूँ, क्योंकि राजस्थान, इतना मैं जब पहले बोला भी, ये तो बहुत लंबी इंटरव्यू हो जाएगी। अगर मैं बताने लगूँ तो 1 साल चलती रहेगी, ये बातें कम नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। हाँ, पहली बार मेरे मामा जी मुझे लेकर चले गए जी। राय सिंह नगर गाँव है, गाँव नहीं कस्बा है, तहसील ही होगी शायद, शायद अब तहसील। बदल गई होगी। हाँ, हाँ, वो राय सिंह नगर गए तो वहाँ से ना मेरे मामा काफ़ी मशहूर आदमी थे उस इलाके के। तो किसी आदमी को कोई काम था, जो उनका लोकल एमएलए था ना, उसके पास जयपुर जाना था। अच्छा। वो मामा जी को कह रहा यहीं से तो मेरे साथ चल। हम्म। तो मामा जी मुझे कहते हैं तू बस से चला जाएगा ना गाँव में? कहा हाँ चला जाऊँगा। मैं तो यही चाहता था भी कब मामा जी कहीं इधर उधर होए तो मैं पाकिस्तान जाऊँ। और मामा जी ने मुझे किराए वगैरह के पैसे दे दिए। शायद 3 बजे वो बस चली है और 5 बजे चौवाड़ी पीएस है, जहाँ 5 बजे चली और 7 बजे, बस ये 2 ही बसें थी उसे। ये मालूम नहीं अब 3 बजे वाली बस में आया हूँ या 4 बजे वाली या 5 बजे। आके घर पे आया, रोटी वगैरह खा ली है मैंने। तो रोटी खाने के बाद जब देखा भी सभी सो गए हैं, मैं निकल तुरा पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ। राजस्थान बॉर्डर से? हाँ, राजस्थान बिल्कुल नज़दीक था गाँव। अनूपगढ़ के पास? अनूपगढ़ से होगा कोई 8, 10, 15 आठ, किलोमीटर होगा। हाँ, ठीक अनूपगढ़ आगे आता है, पहले ये जो है ठीक। सवेजा कोठी है। सवेजा कोठी से उतर कर हम चौवाड़ी पीएस जाते थे। जहाँ जे बस से गांव वाली बस से और पता कोई देखने वाला तो था ही नहीं, क्यों ना फेंस होती थी? ना कुछ नहीं। सीधा क्रॉस किया और गए। हाँ, लेकिन नाका लगता था बीएसएफ वालों का, जेल में बिल्कुल ही नहीं लगता था नाका, पर वो कितनी जगह लगा लेते। कहीं कहीं होती थी। हाँ, एक चौकी के नीचे 2, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर एरिया है, वो 10, 15 आदमी कैसे खड़े कर देते हैं, नहीं लग सकता। अकेले अकेले वो भी नहीं खड़ते थे, क्योंकि स्मगलरों के पास असला होता था। हाँ, वो तो फिर अपनी मौत बुलाने वाली बात है, अगर 2-2 बीएसएफ वाले अगर रुके तो। ठीक तब बात। इतनी नफरी नहीं होती थी, नफरी भी कम थी, फेंसिंग भी नहीं थी। तो लेकिन पता चल जाता था अपने बीएसएफ को भी आदमी क्रॉस हुआ है, उसका उसके पाँव के निशान बता देते हैं भी आदमी पाकिस्तान गया है कि पाकिस्तान से आया है, ये पता चल जाता है। फिर मैं निकल गया तो मुझे ये तो मालूम नहीं था मैंने जाना और कहाँ ये है। पहली बार था जब पहली आप बार गए? हाँ, ये तो मुझे मालूम नहीं था मैंने कहाँ जाना है। चलता गया रास्ते में ना, देखता गया भी कोई लाइट वगैरह नज़र आ जाए उस तरफ जाऊं, लेकिन कोई लाइट नहीं। वो राजस्थान, चलो अब थोड़ा सा सुधार हुआ राजस्थान में। जिस समय मैं गया था उस गांव में भी राजस्थान में लाइट नहीं थी। जब उस गांव में लाइट नहीं थी, पाकिस्तान में कैसे हो सकती है? वो तो हमसे बहुत साल पीछे है वैसे ही। वो तो बहुत ही पछड़ा हुआ इलाका पाकिस्तान का। और बस चलता गया, थोड़ा सा ना मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ पर कोई घर लगता है, मुझे उस तरफ हो लिया और गया। तो वो नज़दीक आके देखा तो झोंपड़ी टाइप थे, 2 कमरे बने हुए, और आगे ना 2 ही उनके मंजे थे। मंजे ही बोलते हैं आप लोग, चारपाई। चारपाई। 2 चारपाई थी। उस समय तो मुझे मालूम नहीं था भी कौन सा जेंट्स है कौन सा। मैंने उनको आवाज़ लगाई तो फिर पता चला भी इस चारपाई पे जो सोया वो जेंट्स है। वो बुजुर्ग थे, कोई उम्र होगी उनकी 60-70 साल। तो उठ के खड़े हुए, तो मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि इसको बुलाना कैसे है, हेलो हाय कैसे करना है। हमारे तो इधर पंजाबी में जैसे सत श्री अकाल या नमस्कार बोल देते हैं, ये भी नहीं था मालूम था भी इनको क्या 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 बुलाना है। ठीक। चलो उन्होंने बाबा जी ने ना मेरा हिसाब किताब देख के हिसाब लगा लिया। कहते पारों आए हैं। पारों मतलब पार, उस पार से, पारों उधर की बोली है। पार हो गया हाँ, है। पारों, पार वाले पासे आए हैं। कहता पारों आए हैं। हाँ, मैं कहा हाँ जी पारों आए हैं। कल्ला ही है? मैं कहा हाँ कल्ला ही है, क्योंकि एक अकेला आदमी ऐसे आता नहीं था, 3-3 4-4 की होती थी जो स्मगलिंग करते थे। हाँ, उसने फिर ना जो उसके पास लेडीज पड़ी हुई थी उसको उठाया, मुझे पानी पूछा, फिर पानी पीना है? पानी मुझे पीना था, प्यास लग गई थी।
फिर मुझे चाय का पूछा, मैंने कहा चलो पी लेते हैं। पहली बार ज़िंदगी में मैंने पता नहीं वो बकरी के दूध की थी या भेड़ के दूध की थी चाय, पहली बार वो पी है ज़िंदगी में, मिट्टी के प्याले में। और इस समय हमारी बातें भी होती रही हैं उससे मेरी, भी तू क्यों आया, किस लिए आया। मैंने बताया भी ऐसे हमारे हरमंदर साहब पे अटैक हो गया। वो एकदम का खेड़ रहा था, तो उसको भी मालूम था क्योंकि रेडियो वगैरह तो सुनते ही थे वो लोग कि यहाँ अटैक हुआ है। कहता हाँ तुम्हारे सिखों की वो पाक जगह है, वो है। मैं कहा हाँ। पंप मार रहा हाँ था पंप। पूरा। अच्छा, वो चाय पिलाने के बाद वो बोला भी एक बात है, अब जो है हमारे रेंजर है ना पाकिस्तानी, हमारे बीएसएफ है ना पाकिस्तान की रेंजर है, हाँ। जो रेंजर है ना वो सुबह इधर मेरे पास आ जाएंगे कि तेरे पास आदमी आया रात को, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी। अगर तू अच्छा चाहता है, तेरा भी, तुझे भी मालूम नहीं कहाँ जाना है, तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ रेंजर के पास चलते हैं। वही अगर सरकार के पास आया, हमारी सरकार के पास आया भिंडरांवाला तुम्हारा संत, तो रेंजर वाले बता पाएंगे। चलो मैं उसकी बात मान गया, मुझे भी कुछ सोच नहीं रहा था मैं क्या कर रहा हूँ ना, कोई बिल्कुल ही दिमाग में नहीं था मैं दूसरे देश में आ गया, मेरे साथ क्या होगा ना, इतनी अकल ही नहीं थी। चलो वो बाबा जी आगे आगे चलते रहे, मैं पीछे पीछे था। हम पाकिस्तानी रेंजर की पोस्ट पे पहुंच गए। तब पहली बार पता चला भी अगर रात को पोस्ट पे जाना है तो ऐसे आवाज लगानी है। दिन में तो अपन नजर आते हो ना, रात को उनको क्यों मालूम है दुश्मन ही आ सकता है सीधा दूसरे देश गोली का। मार देगा। हाँ, तो हमारे इधर एक किला, 1 एकड़ बोलते हैं, तकरीबन इतनी दूरी से 1 एकड़ से संतरी साहब कह के आवाज लगाती। 2-3 बार उसने आवाज लगाई, तो 1-2 मिनट बाद हमारे ऊपर ना टॉर्च की लाइट पड़ी, तो 2 आदमी आए तो उन्होंने हमारे कहना हाथ ऊपर, अगर हथियार है तो नीचे रख दो, नहीं तो हाथ ऊपर कर लो। हथियार तो हमारे पास था नहीं, ना उसके पास था ना मेरे पास था। हमने हाथ ऊपर कर लिए, आके हमारी तलाशी ली, थोड़ा सा वहाँ पूछा, फिर वापस चौकी पे आ गए। चौकी में मुझे चेयर पर बिठाया, उनका जो इंचार्ज था, इसका 1 स्टार लगा हुआ था, उस समय तो नहीं पहना हुआ था लेकिन उसकी वर्दी बता रही थी। तो उसने लिखना शुरू कर दिया मेरे बारे में, क्यों आया, कैसे आया। तो बस थोड़ी देर वो बाबा जी को बोला तुम जाओ, ये अब हमारे मेहमान हैं। अच्छा। मुझे रात वो पूछते हैं खाना खाना है, मैं कहा नहीं खाना मैं खा के आया हूँ। चाय पीनी है, मैं कहा चाय बाबा जी ने पिला दी है। गुस्ल करना है, और मुझे मालूम नहीं था गुस्ल करना किसको कहते हैं, आपको मालूम है? हाँ, हमारे उधर होता है गुसल उर्दू खाना। चलता है, उर्दू चलता है। कहते गुस्ल करना है। मैं कहा जी वो क्या होता है गुस्ल? बोला नहाना है। हाँ। मैं कहा नहीं, सुबह नहाए। कहते नहा लो ठीक रहोगे, रेता तुम्हारे रेत रूत पड़ी है। चलो मैं नहाया भी। उन्होंने मुझे अपने एक सिपाही का या हौलदार का या किसका मुझे नहीं मालूम किसका सलवार कमीज भी दिया पहनने को, हाँ। अच्छे से यानी कि मेरी सेवा की, और ऊपर सुला दिया। 2 मेरे पहरे पर खड़ा लगा दिए आदमी हथियारबंद, फिर रात को भाग ना जाए। ये भी होता है ना, क्या मालूम किस लिए आया है जी। अभी तक तो मैं उनका दुश्मन ही था, दुश्मन देश से आया हुआ। जो अगले दिन सुबह मुझे ब्रेकफास्ट कराया उन्होंने बढ़िया सा। तो 11 या 12 बजे के करीब एक जीप आई, जैसे हमारी मारुति जिप्सी है ना, इस टाइप की थी। मुझे मालूम नहीं है कि वो कौन सी कंपनी की जीप थी, बंद थी लेकिन अच्छा। ओपन नहीं थी। उसमें 3 आदमी थे। एक उनका ऑफिसर था जिसको वो हाजी साहब कह के बुलाते थे। हाथी साहब। हाजी हाजी। हाजी साहब हाजी साहब कह के बुलाते थे। हाँ। तो एक तो ड्राइवर ही हो गया, हाँ। एक और था उनका असिस्टेंट। ठीक। चलो मुझसे थोड़ा बहुत पूछा उन्होंने, जो मैं पहले रात बताया वही उनको बताया, मुझे वो साथ ले गए। ठीक। 2 तो आगे फ्रंट सीट पे, एक ड्राइवर तो उनका ऑफिसर, एक आदमी मेरे साथ पीछे। अब बातें करते जा रहे हैं। कोई 1 घंटा चलने के बाद बहावल नगर आया। बहावल नगर एक बहावलपुर है, बहावलपुर नहीं बहावल नगर ले गए मुझे। वहाँ एक और ऑफिसर था, उसके पेश किया। उसने मुझे सारी स्टोरी मुझसे पूछ ली और मुझे उनके साथ भेज दिया, अभी जाओ ले जाओ उसको। 3-4 दिन सुबह वो खाना खिला दिया करें। हमाम होते हैं उधर ना पाकिस्तान में, हमाम है। अच्छा। नाई की दुकान साथ में हमाम होता है, ठीक वहाँ पर आप नहा सकते हैं। वहाँ आपको तौलिया भी मिलेगा, साबुन भी मिलेगा, सब कुछ वहीं से मिलेगा। आप कटिंग कराओ, नहा लो। बहुत ज़्यादातर जो नौकरी पेशा लोग हैं ना वहाँ के, जो घर से दूर रहते हैं, वो ऐसा ही करते हैं। सुबह जाते हैं वहाँ से शेप बनवाई, वहीं नहा लिया, वो जो थोड़ा बहुत चार्ज है उनका वो दे देते हैं। ठीक।
तो वहाँ रोज नहला के बाद में जो दिल करे वो खिला दिया करना। 4-5 दिन बाद मुझे दोबारा बुलाया। अब उनका रवैया चेंज हो चुका था मेरे प्रति। पहले तो अनजान लोगों था, तब ऐसे होगा जैसे मेरे पता नहीं कब के जानते, मेरे खास रिश्तेदार हो। मुझे कॉफ़ी पिलाएगी, अभिनंदन को तो चाय पिलाई थी ना, चाय फंटास्टिक बोलते हैं वो। मुझे फिर उस दिन कॉफ़ी पिलाएगी, साथ में पूछा क्या क्या लेना, क्या खाना है। मैं कहा कुछ नहीं खाना पीना, मुझे बस संत जी से मिला दो, पिंडरावाड़ा से। मेरी डिमांड यही रही है, जितनी बार भी पाकिस्तान गया हूँ मुझे संत जी से मिलना है। मिला देंगे, उनसे भी मिला देंगे। तो चलो जी, उस दिन मुझसे पूछा गया कि आपको खाने में क्या लेना है, क्या खाओगे। उस दिन से खाना भी अच्छा हो गया। रात को मुझे फिल्म भी दिखाई जाती थी डेली, जो मैं मेरा मन करे फिल्म देखने चलते हैं। मैं कहा लाहौर देखना है, वो भी दिखा देंगे। यानी कि जो मैं वो डिमांड करता था ना वो पूरी करते गए। लेकिन ये क्यों हुआ, मैं खुद हैरान था। जब 4-5 दिन बाद दोबारा उस ऑफिसर के मुझे पेश किया ना, ये इसलिए हुआ भी उधर से वेरिफिकेशन करके ले गए थे मेरी। अच्छा। उन्होंने ये भी बता दिया कि तुम्हारा घर 2 कमरों का है, तुम्हारे घर के बाहर पीले रंग की सफेदी हुई है, कड़ी बोलते हैं हमारे, पीले रंग की है। तुम्हारे लेफ्ट हैंड में तारा सिंह का घर है, राइट हैंड में गुरुद्वारा है, सामने तुम्हारे जोगिंदर सिंह का घर है, पीछे तुम्हारे गुरदी। इतना बिल्कुल सही। तो 3-4 दिन में इन्होंने कोई ना कोई वहां पे अपना आदमी भेजा, या वहां पे आदमी था, हाँ, उसके द्वारा तो हाँ, ये मेरे पूरी कंफर्म करा लिया हाँ, कि ये आदमी की सही है, डिटेल सही है। हाँ, जब सही है ना फिर ही मेरे मतलब ज़्यादा मेहमान नवाजी की गई ना। फिर इतनी मेहमान नवाजी की तो फिर क्या चाहते थे आपसे? वही मैं इधर से और अपने जैसे 2-4 आदमी लेकर जाऊं, फिर वो हमें असला भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे अगर लेनी चाहे कोई, सब कुछ। आगे इंडिया में जो करना है आतंक ही फैलाना था, और क्या करना था, यही था उनका। और क्या था आपको कोई बताया कि भाई ये करो वो करो? मुझे कैसे बताते, मैं तो पहले ही सीखा सिखाया था, मुझे तो ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं थी। वैसे ट्रेनिंग देते थे पाकिस्तानी। मोटिवेट उनको लगा कि भाई ये आदमी तो पहले से तैयार है, इसको बस थोड़ा सप्लाई कर दो, हाँ बस वो असला दे दो और ये वहां पे अपने आप कर लेगा। अपने आप कर लेगा, इसलिए मुझसे ज्यादा नहीं। मैं तो सीनियर में आ गया ना, हाँ। क्योंकि हमारे कोई साथी पहले पहुंच चुके थे मेरे से भी पहले। अच्छा। मैं तो 4 और 6 13 जून को मैं भागा हूँ, और शायद लास्ट वीक में मैं गया हूँ जून के। हाँ। और मेरे कई साथी तो पहले ही पहुंच चुके थे उधर, और वो भी संत को ही ढूंढ रहे थे। सभी महंत के पास जाना, संत के पास जाना। अच्छा। जो नामी थे, जिनके सर पर इधर नाम रखा हुआ था, उनको तो अच्छे घर दिए थे रहने के लिए। ठीक, तो ये आपकी पाकिस्तान वाली कहानी पहली होगी। बार, हाँ। पहली बार वाली। फिर बार बार जाते रहे, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है दूसरी तीसरी चौथी बार जब गए हो, कुछ ऐसा नई बात पहली है? बार ही इंटरेस्टिंग है, बाकी बाद में तो वही रिपीट होता रहा। वही रिपीट। पहली बार जब मुझे वापस से इंडिया आया ना, मुझे एक दिन बोलते हैं भी तुम्हें इंडिया जाना पड़ेगा। अच्छा। मेरा मन बहुत उदास हो गया, भी मैं तो संत जी से मिलने आया हूँ। हाँ। मैं कहा मैं तो उनसे मिला दो, फिर मुझे भेज देना। कहते उनसे भी तुम्हें मिलाएंगे, जरूर मिलाएंगे, लेकिन जब ऑर्डर होगा तभी मिला सकते हैं। अब तुम एक बार जाओ और अगली बार अपने 2-3 साथी लेकर आना। अच्छा। उस दिन मुझे इन्होंने 2 हथियार दिए, एक 9mm का पिस्टल और एक 12 बोर का, जिसको आप यूपी वाले कट्टा बोलते हैं, देसी। मैंने कहा भी जब आप मुझे 9mm का असला दे रहे हैं इतना बढ़िया आला किस्म का, तो आप मुझे 12 बोर क्यों दे रहे हो कट्टा? वो कहता ये बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए है, अगर 12 बोर का फायर तुम कर दोगे ना तो बीएसएफ तुम्हें पीछे नहीं पड़ेगी। उनको यह भी 12 बोर का छरे जो है ना दूर तक फैलते हैं। अच्छा, तो बीएसएफ वाले भी डरते थे उससे? डरते थे 12 बोर से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लग ही जाता है आदमी के। बगैर निशाने के भी लगा दो ना, सीधी करके मार दो, कहीं ना कहीं तो वो लगेगी। ऐसी खतरनाक है उसका कट्टा। हाँ, कट्टा नहीं, वो राउंड जो उसमें कारतूस पड़ता है वो खतरनाक है। हाँ हाँ। बस यही था, जब पहला मेरा सबक था, पहला लेसन था बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए देसी कट्टा। हाँ, जब मैं क्रॉस करके आ गया, मामा को तो उस दिन ही पता चल गया था। 2-3 दिन बाद जब वापस आया कि वो उधर ही चला गया। मैं जब रात वापस आया, और पानी की डिग्गी होती है गांव में, राजस्थान में हर गांव में डिग्गी है। हाँ। वहाँ नहर का पानी डाल देते हैं, वही पानी पीने के, वही पानी नहाने के लिए, वही खेतों में पानी देने के लिए।
तो मैं ना सीधा पानी की डिग्गी पर गया। ये नहीं मेरे मालूम था, मुझे मालूम नहीं था भी ऐसा करने से क्या होता है। वैसे ही कुदरत की तरफ से जो होता है अच्छा ही होता चला गया, मेरी बचत ही होती रही। हाँ। वहाँ मैं गया, वहाँ पर मैंने पानी पिया, मुंह हाथ धोया, पाँव भी धोए। पाँव में मेरे ना जूती नहीं ली थी तो पाकिस्तान से, उसमें रेत फंस रही तो मैंने हाथ में पकड़ दी थी। हाँ। फिर जब मेरे पाँव गीले हो गए, कीचड़ था थोड़ा, तो मैंने सोचा भी अगर मैंने जूती जहाँ पहनी तो ख़राब हो जाएगी, जाओ घर चलते हैं, पास ही घर है, वहाँ जाकर सुबह ही पहनेंगे, वहाँ बिस्तरे में सो जाऊँगा। वहाँ मैंने हाथ और पाँव लिए। अगले दिन सुबह 8-9 बजे बीएसएफ वाली पूरी पोस्ट के कुत्ते लेकर आ गए। अच्छा। वो कुत्ता सूंघता सूंघता पानी की डिग्गी पर चला गया। अच्छा, और फिर वहां पे तो धो ही लिए था आपने, फिर आप तक नहीं पहुंच पाया वो। नहीं पहुंच पाया, वो कुत्ता वहीं पर ही कंफ्यूज हो गया, अभी अब आगे कहाँ जाना है। अच्छा। ये मुझे मालूम नहीं था, वैसे ही हो गया कुदरती। और मामा जी देख रहे थे घर से, बीएसएफ वाले जानते थे, उनकी ज़मीन साथ लगती थी बॉर्डर के, मामा जी की 8-9 मरबे ज़मीन शहर बॉर्डर के पास ही थी। तो उन्होंने उनको, बाबा जी ने चाय पे बुला लिया, और मेरी इधर जान सूख रही है भी अगर ये घर आ गए तो इनको पता चल जाएगा मैं ही हूँ। ठीक। पर नहीं, वो घर तक नहीं पहुँचे। घर के पास ही ना एक दरख्त था, वहाँ पर चारपाई वगैरह डाल दी, वहाँ पर बैठ के उनको चाय के साथ अंडे उंडे वाल के दिए मामा जी ने। वहीं से वो वापस हो गए, और जाते समय ये कह के भी वो आदमी आया इसी गांव में है, उसका ध्यान रखना कौन है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आतंकवादी से फिर मेन स्ट्रीम की जो कहानी है, अब आप पाकिस्तान गए, तब तक तो आप फिर ये थे मिलना है भाई मेरे को, और ये मन में था कि वहीं पे है भिंडरा वाले, तो फिर मन बदला कैसे? थोड़ा सा मतलब आदमी मैच्योर होने के बाद समझदार होता ही है। वैसे तो मैं अभी तक नहीं हुआ मैच्योर, समझदार नहीं हुआ, लेकिन कुछ मुझे ना, नहीं, कुछ तो हुआ होगा नहीं कि कुछ तो एकदम। जेल में कुछ थोड़ा सा माइंड चेंज हो गया। नहीं, जेल हालांकि में जेल में कैसे गए? पकड़ा गया तो भी गया। कब पकड़े गए? मैं कितनी पकड़ा उम्र गया थी? 85, 4 नवंबर। 85 के आखिरी में? हाँ, तो 84 के जून में आखिरी में आप वापस भी आ गए थे? नहीं वापस तो जुलाई के खैर मैं पहले, जुलाई के पहले जुलाई हफ्ते के पहले वीक हाँ, में आ गए, जुलाई 1984। हाँ, और फिर 85 के नवंबर में आप पकड़े हाँ, गए। तकरीबन 1.5 साल, 1.5 साल आना जाना, अंडरग्राउंड रह हाँ आना पाए। जाना लगा रहा पाकिस्तान। हाँ। वहाँ पर किस किस के घर में रहा, बहुत लंबी स्टोरी है। तो कुछ वो इंटरेस्टिंग सभी, भी है? नहीं इंटरेस्टिंग था कोई खास नहीं, इंटरेस्टिंग था बस बाद में स्मगलरों के साथ आना जाना होता रहा। अच्छा। इंटरेस्टिंग तो यही है अभी मैं पकड़ा कैसे गया। हाँ, ये बताओ। ये बात है कोई नवंबर नहीं, अक्टूबर, अक्टूबर लास्ट वीक की बात होगी। हम पाकिस्तान से आ रहे थे, वहाँ पर ना अनूपगढ़ के पास एक लैला मजनू की कब्र है, अच्छा। हाँ। अनूपगढ़ के मशहूर है। वहाँ पर जीप खड़ी होनी चाहिए थी हमारे लिए, क्योंकि बताया था इस दिन वापस आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जीप नहीं थी। हम्म। वो जीप क्यों नहीं थी तो हमें बाद में पता चला वो जीप कहाँ गई। उस जब हम क्रॉस कर रहे थे ना, उसी समय कोई और पार्टी भी क्रॉस कर रही थी, जहाँ तो इंडिया से जा रही थी, जहाँ पाकिस्तान से इंडिया आ रही थी। उनकी बीएसएफ के साथ झड़प होगी, अच्छा। उनकी गोली चली है बीएसएफ के साथ। और वो और हमारा जो साथी हाँ जीप लेके आया था वो भाग लिया, उसको अभी हमारी गोली चल गई है, हाँ। और हम वापस पाकिस्तान मुड़ गए हैं। हम अच्छा। इंडिया क्रॉस ही नहीं किए, वो जीप लेके आ गया। कोई और तक कांटेक्ट कोई है ही नहीं था उसको बुलाते। फिर हमने जीप एक किराए पे की, किराए पे की गंगानगर जाने के लिए। हाँ। और जब जीप वाले को ये पता चला भी ये तो पाकिस्तान से? पाकिस्तान से हथियार असला, वो कहला मैं नहीं जाऊंगा। तो जाता कैसे नहीं, ले तो हम जाते, मुझे चलानी भी अच्छी तरह आती थी। हाँ। और बाद में जब मैंने जीप ड्राइव करनी शुरू की, उसने क्लच दबा दिया चलती, पूरा बालू रेत में क्लच दबा दिया। जब रेत में अगर फंसे ना एक बार गाड़ी, वहाँ स्लिप निकाली जाती है, वहाँ से आगे नहीं हिलती। वो भी शैतान था आदमी, मालूम था उसको। तो हमने ना उसके फिर हाथ भी बांध दिए, पाँव भी बांध दिए। तो फिर मेरे साथ जो 2 साथी थे उनको मैं बोला भी जब मैं गियर में डाल के क्लच छोड़ूंगा तुम धक्का लगा देना और चलती में बैठ जाना, ये रुकेगी तो फिर रुक जाएगी। उन्होंने ऐसा ही किया। बाद में रास्ते में उसकी आंखें भी बांध दी हमने, इसको ये ना पता चले कहाँ लेके चले हैं। फिर हम वहाँ पर पहुँच गए, गुरमुख सिंह चक 34 GB, जो जीप लेके वहाँ खड़ा होना चाहिए था।
उसके पास पहुंचे। उसके पास पहुंच गए। हाँ। और वहां पर गुरबख्श सिंह ने ये बोला कि इस ड्राइवर को ना अब जिंदा मत छोड़ना, अच्छा। तूने गलती किया, मेरे पास ले आया इसको, ये मुझे जरूर पहचानता होगा। मैं बोला इसकी तो आंखें बंधी हुई हैं। कहना मेरी आवाज़ पहचान ली होगी इसने। तो गुरबख्श सिंह उधर का स्मगलर था, जाना माना नाम था। वो हुआ भी वह वैसे ही जैसा गुरबख्श ने बताया था। पहचान मेरे लिया। दोनों साथी बोले भी इसको मारना है, और मैं उसको मारना नहीं चाहता था। हम्म। वो तो दोनों तैयार थे, इसको मारने के अलावा और हमारे पास चारा ही नहीं है, ये तो फंसा देगा, और मैं उसे मारना नहीं चाहता था। और लेकिन अगर मैं कह देता भी मैं नहीं मारने दूंगा तो जो मेरा प्लान था वो नहीं कामयाब होना। वो तरले निकालने लग गया ड्राइवर भी, गाड़ी ले जाओ, जितना मर्जी ले जाओ, मैं नहीं बताऊंगा किसी को, अब मुझे मारना मत। मैंने धीरे से उसके कान में कह दिया फिक्र ना कर, नहीं मारूंगा। अच्छा। लेकिन उसको यही था भी मुझे मार देंगे, ये दो एक तरफ है मारने वाले, और एक कैसे मुझे बचाएगा। फिर राजस्थान में जब जीप रोकी मैंने एक जगह, वहाँ से कोई 10 किलोमीटर दूर उजाड़ में, मैंने ड्राइवर को बोला चला नीचे। वो वहाँ पर भी रोने लग गया, मुझे मत मारो। मेरे साथी से जो उनको मालूम था भी शायद मैं, वो एक साथी मेरे साथ आने लगा। मैं तुम जीप के पास रहो, हमारी जीप में सामान लोड है, इस जीप के पास तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है, मैं इसको अपने ठिकाने लगा आता हूँ। मैंने फिर उसको इशारा किया, कुछ वो समझ गया, फिर भी वो ना जैसे आदमी को चला नहीं ना जाता ऐसे वो चलता गया। थोड़ी दूर जाकर मैंने उसे बिठा दिया, मैं कहा बैठ जा, अब मैं 2 गोली चलाऊंगा पर तेरे ऊपर नहीं, दोनों ज़मीन में मारूंगा, तो सुबह जब होगी ना तब चले जाना, रात रात मत जाना। वो कहता नहीं जाऊँगा हाँ। पक्का। हाँ ठीक है, तुझे मैं छोड़ रहा हूँ। कहता ठीक है नहीं जाऊँगा। मैंने नीचे ज़मीन में 2 गोली मारी, आ गया। मेरे साथी बोलते हैं मर गया। मैं कहा बच सकता ही नहीं, कैसे? मैं कहा एक उसके सर में मार दी, एक दिल पे मार दी, कैसे बचेगा वो? हाँ। कहता हाँ फिर तो नहीं। चलो जीप लेके हम पंजाब आ गए। वही हुआ जो उसका गुरबख्श सिंह ने कहा था फिर ड्राइवर को छोड़ना मत। ड्राइवर ने गुरबख्श सिंह का नाम ले दिया, और वहाँ से पता चल गया फिर गुरबख्श सिंह के पास कौन रहता है। मैं रहता हूँ। मैं कहाँ का हूँ? पंजाब का हूँ। इधर आ गई पुलिस, सभी रिश्तेदारों को उठाकर ले गई पुलिस, सभी जितने 35 से 50 आदमी मेरे केस में अंदर हो गए। आपके सारा परिवार? मेरा भी, मेरे रिश्तेदार भी, अच्छा। जेंट्स जितने थे जेंट्स। फिर मेरे पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। एक एमएलए बीच में पड़ गया, एमएलए वाला रिश्तेदार था, वो ना मैं इसको कुछ नहीं होने दूंगा, इसको क्या पेश हो जा। फिर मैं एमएलए के घर जाके पेश हुआ, गए पकड़े जाने की बात। ठीक है, आप जेल में चले गए। अब उससे को तो मतलब जरूरी नहीं कि आदमी बदल जाए, कई बिगड़ भी जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये बताइए कि असली में मतलब हुआ क्या, कि आपका मन बदला कैसे कि भाई नहीं, ये जो हमने किया अब तक, आप ठीक है उस टाइम 17-18 साल के थे, फिर उसके बाद अब थोड़े से बड़े हो गए तो थोड़ी मैच्योरिटी आ गई, लेकिन कुछ आदमी होता है कि कुछ ये एक मोमेंट आता है कि यार ये तो गलत है। ये सब जेल जाने के बाद एक बात तो कन्फर्म होगी ना भी हमें पाकिस्तान वाले टाल मटोल करते रहे हैं, संत भिंडरां वाले जिंदा नहीं है। अगर होते जिंदा तो हमें जरूर मिलाते, ये बात क्लियर होगी। जब संत नहीं है तो जो हमारे पीछे मूवमेंट थी ये कई भागों में बट गई। कोई हाँ। बब्बर खालसा हो गया, कोई खालिस्तान कमांडो फोर्स हो गया, कोई खालिस्तान लिबरेशन फोर्स हो गया। हाँ। ऐसे कोई 5 से ज़्यादा जथेबंदियाँ सक्रिय थी पंजाब में। और मेरा तो गांव ही मशहूर है। पहले जनरल लाभ सिंह उर्फ सुखा सिपाही, सुखदेव सिंह था उनका नाम। उसके बाद मौजूदा जो KCF खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ चल रहा है परमजीत उर्फ पम्मा, हम तो पम्मा ही बोलते हैं उसको, कज़न है मेरा वो। ये एक जथेबंदी के, और हमारे साथ ही दूसरी पैरेलल चल रही थी BTF भिंडरांवाला टाइगर फोर्स। BTF भिंडरांवाला टाइगर फोर्स। हाँ। इन दोनों के आपसी कत्लेआम भी नहीं खत्म होती थी। ये इनका आदमी मार देते थे, वो उनका मार देते थे। ऐसी मार काट देखी, मेरे दोस्त मारे गए आपसी दुश्मनी में, इनकी दुश्मनी में, गैंग वॉर चल गैंग वार। फिर किसी के घर अगर मतलब मान लो भी कोई खाड़कू किसी के घर जाते हैं पनाह लेने के लिए, खाना खाने के लिए, खुदा ना खास्ता उनके घर पर अगले दिन या 2 दिन बाद पुलिस आ जाती है, तो वो जिसका भी नाम लगा देंगे ना कि उसके कहने पे हुआ, वो बिना सोचे समझे उसको सारा परिवार खत्म कर देंगे। अगर एक आदमी ज़्यादा तो उसको खत्म कर देंगे। ऐसे बहुत कांड हुए जो गलत थे।
अब हर एक काम तो एजेंसियों पर नहीं ना डाल सकते, हर एक बार वो ये एजेंसियों ने कराया जी, ये एजेंसियों ने कराया। मैं सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ ढिलवा कत्लकांड की, जिससे पंजाब गवर्नमेंट गई, दरबारा सिंह की सरकार थी, वो सरकार उसी दिन चलेगी जिस दिन ढिलवा वहाँ से बस से निकाल कर हिंदू मारे गए थे। और मैं शरेआम नाम ले चुका हूँ कौन कौन थे उसमें शामिल। जिन्होंने मारा? हाँ, जिन्होंने मारो नाम ले चुका हूँ उनके, ले कौन चुका। कौन था? उनमें एक तो यही था सोढ़ी, अच्छा। जनरल लाभ सिंह, सुखा कक्कड़, कक्कड़ उसका गांव है जहाँ लोपो के चगावा के पास है कक्कड़ गांव, सुखा। और उसका सीरी बोलते हैं मुझे, उसके खेत में काम करने वाला होता है, उसका नाम तोती था, तोती। अच्छा। शायद बलजीत था उसका पूरा नाम, छोटा नाम तोती था उसका निकनेम। चार तो ये पक्के हैं ना, दो और थे उनके मुझे नाम नहीं मालूम। तो ये क्या कारण था, ये जो ढिलवा कांड हुआ? कारण वही सरकार गिरानी थी और सेंटर से ऑर्डर थे कि सरकार गिरानी है, कोई बड़ा काम करो ताकि जो सरकार को गिराया जा सके। अब ये तो मुझे कहने की जरूरत नहीं भी सेंटर की फिर पहुंच कहाँ तक थी, किस आदमी तक थी, किसके कहने पर ये काम हुआ होगा, ये तो हो नहीं सकता। आपको ये रिकॉर्ड में मिल जाएगा, वो लेडीज पत्रकार थी शायद तवलीन सिंह के कौन सी मुझे मालूम नहीं, तवलीन जिसने भिंडरावाले से कहा था कि आप इनकी कत्लकांड की, हमारे पंजाबी में निखेधी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कंडेम करो। अच्छा, कंडेम करो। लेकिन भिंडरावाले ने नहीं किया, वो चुप रहे। और ये तो पूरा समर्थन था। मौन समर्थन। हाँ। मौन समर्थन समर्थन ही होता है ना। जब अगर आपका हाथ नहीं है, आपके आदमी ने नहीं मारा, तो आप कह दे भी ये आदमी वजह काम बहुत गलत हुआ है, लेकिन ये ऑन दी रिकॉर्ड है, वो इंटरव्यू मौजूद है, ठीक है ना, वो इंटरव्यू मौजूद है। ये हर काम हम एजेंसियों ये कह देते एजेंसियों के, लेकिन मैं खुद जानता था भाई इस काम में ये इन्वॉल्व है, फला फला है, मुझे मालूम था, जो आज की तारीख में एजेंसियों पर हम डाल रहे हैं नहीं। तो आपको ये नहीं लगा कि भाई उस समय जब ये पहली बार हुआ था ये कांड, कि जो भिंडरावाले का मतलब सबसे खास शूटर है, अगर वो उसमें इन्वॉल्व है, और ये आपको उस समय भी पता होगा? और उस समय पता था, हाँ, तो उसी समय तो पता था भी तो उस समय ही आपको गलत लगा या बाद में? उस समय मुझे इतना गलत नहीं लगा। हाँ, लेकिन पता आपको नहीं उस ये समय तो था वाइड, कि हाँ, करवाया तो भिंडरावाले ने। हालांकि मैं खुद मेरे तो आप गांव में चले, मैं आपकी इंटरव्यू करवा दूंगा मेरे गांव के हिंदुओं की, हाँ। जो हिंदू के हैं वो सभी कहेंगे कि इसके आसरे पर हम गांव में रहे, जब तक ये जिंदा है हमें कोई खतरा नहीं है। ऐसी बात थी, आप हिंदुओं से इंटरव्यू करें मेरे गांव के, सभी कहेंगे, सभी कहेंगे। अच्छा। वो इस लेकिन मैं खुद इस बात के खिलाफ था भी किस बिना वजह किसी को मारा जाए, चाहे वो हिंदू है चाहे सिख है, मैं इसका समर्थन नहीं करता, ना तब करता था ना अब करता था। तो ये इस तरीके के हालात बन गए और इस तरीके की घटनाएं हुई जिससे मेरा माइंड चेंज हुआ, ये मुझे ठीक नहीं लगा। ये जो आपका फेसबुक पे जो नाम है, ये असंत असंत कुलजिंदर ढिल्लों क्यों है? देखो संत तो हर एक को बनना आसान है, असंत बनना मुश्किल है। जबकि 99.99% लोग तो असंत ही है, लेकिन वो बोलेंगे अपने आप को संत। आप किसी से बात कर लो, वो बोलेगा मैं तो अच्छा हूँ, बाकी दुनिया बुरी है, लेकिन मैं पहला हूँ जो बोल रहा हूँ कि मैं असंत हूँ, मैं आदमी भी नहीं हूँ, अब इंसान बनना है मुझे। एक अच्छा गाना भी है इस पे, मैं संत बनूंगा, ऐसा बेबे नहीं मैं संत बेबे नहीं मैं संत बनूंगा, है ना? तो वो आपको पता ही है क्या क्या बोलते हैं। तो वहाँ पे एक अभी जो इशू चल रहा है पंजाब में अमृतपाल सिंह का, तो उनके ऊपर भी कटाक्ष होता है कि उसका चेहरा लगा देते हैं और फिर वो सारा का सारा जो भी लिरिक्स हैं उसमें वो उस पर अप्लाई वो करते तो एडिट करके जो जिसको मर्जी बना दे। हाँ, लेकिन अभी जो अजनाला का कांड हुआ है, जिस तरीके से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को एक ढाल बनाकर उसका मिसयूज करने की कोशिश की गई है अपने पर्सनल पॉलिटिकल रीज़न की वजह से, अपने आदमी को छुड़वाने के लिए, उसके ऊपर, और ये जो पूरा हो रहा है इसका एक जो हीरो फिगर जो बन रही है पंजाब में भिंडरावाले के बाद पहली बार एक कोशिश हो रही है, इससे बाहर के लोगों में, पंजाब में मुझे नहीं पता क्या हाल है, लेकिन बाहर के लोगों में एक कहीं ना कहीं
अनईजीनेस है। इसकी एक मोटी सी मिसाल दे देता हूँ, पंजाब को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। एक तो बाहर से इंडस्ट्री नहीं आएगी बिल्कुल पंजाब में, जब वो तक तो लॉ एंड इंडस्ट्री नहीं ऑर्डर की आएगी, सिचुएशन इतनी जब तक खराब है। इंडस्ट्री नहीं आएगी तब तक हमारे लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। और एक बात, हमारी प्रॉपर्टी के रेट गिर गए हैं तब से, जब से ये काम शुरू हुआ है। इसकी मिसाल देता हूँ, मेरा एक दोस्त है हरियाणा में, उसके पास कोई आदमी आया, उसने एमपी में ज़मीन बेची थी। वो बोला मुझे हरियाणा में ज़मीन लेनी है, मुझे बताओ कहाँ पर ज़मीन मिलेगी। वो बोला भी जहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर पंजाब है वहाँ ले ले, वहाँ 20 से 25 लाख को एकड़ आ जाएगा, हरियाणा में तुझे 45 लाख से कम नहीं मिलेगी। वो बोला नहीं, पंजाब में, हरियाणा में बेशक आधी मिले, पंजाब में ये जो काम हो रहा है ना, इसमें कहता मेरा भविष्य कुछ सुरक्षित नहीं है। ऐसा लोगों का मानना है। तो लोग कुछ बातों पर सही भी हैं, लोग डरे हुए हैं। होते ना, हमारे पंजाबी में कहावत है, दुध दा सड़िया लस्सी तो भी डरता है, लस्सी को भी फूका मार मार के पींदा है, यानी कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक मार मार के पिएगा। इसका साइड इफेक्ट तो है। उसी दिन, जिस दिन अजनाड़ा में जो गुरु ग्रंथ साहब को लेके गया, अगले दिन फोटो वायरल हुई है पूरे सोशल मीडिया पे, एक लड़की प्लाट के कब्जे के लिए हाथ में गुटखा लेकर पहुंच गई। अब ये गुरु को ढाल बनाएंगे। हमें सिख धर्म में, हमारे सिख मत में ये है कि गुरु से हमने हुक्म लेना है, हमें गुरु हुक्म देगा। हम कौन होते हैं गुरु को हुक्म देने वाले भी जहाँ जाना है जहाँ नहीं जाना। गुरु ग्रंथ साहब को ले जाना बंद कर दिया, कब्रों पर नहीं जा सकते जहाँ पर रोशनी की ज़रूरत है। गुरु ग्रंथ साहब रोशनी का सागर है ना, वहाँ रोशनाई मिलती है ना हमें, तो वो तो जाना चाहिए ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग मनमत को मानते हैं, उनको नहीं, उनको तो पढ़ के सुनाना चाहिए। वहाँ पर तो हमने बंद कर दिया कि कब्रों पर नहीं जाएंगे, मेलों पर नहीं जाएगा गुरु ग्रंथ साहब। मैरिज पैलेस में हमने बंद कर दिया कि वहाँ पर शराब का सेवन होता है, चाहे उस समय नहीं होता हो, जिस समय जितनी देर गुरु ग्रंथ साहब रहते थे उस समय तक वहाँ कोई हिम्मत नहीं कर। हाँ, बाद में होता था, लेकिन हमने ये एक बहाना बना लिया कि मैरिज पैलेस में नहीं जाएगा। बहाना क्यों बनाया? क्योंकि गुरुद्वारे आएंगे, सभी आएंगे, वो गुरुद्वारे को बेनिफिट है, जिस गुरुद्वारे में हमारे आनंद कार्य फेरे होते हैं, इसका भी एक कारण हो सकता है। हालांकि मुझे मालूम नहीं, मैं इतना सियाना नहीं हूँ मैं इस पर कोई टिप्पणी कर सकूँ, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है गुरु को डाल बना के अपना पर्सनल काम निकलवाना, अच्छी बात नहीं है। इसका साइड इफेक्ट आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अगर पुलिस वहाँ पर धक्का मुक्की या लाठीचार्ज कर देती, कि गुरु ग्रंथ साहब हो सकता उसको छोड़कर ही भागना पड़ता, या गुरु ग्रंथ साहब नीचे गिर जाते, या तो लाशें बेच जाती लोगों की। वो तो छोड़ दीजिए, थोड़ी सी भी हाँ टच भी हो जाता। हाँ, बेअदबी का जिम्मेवार तो फिर वही है ना, आदमी जो लेके गया। अब जैसे ये अमृतपाल के जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, और युवा जो वर्ग है वो खासकर बहुत बड़ा फैन है, तो ये हमने पहले भी देखा है, आप खुद हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वही है, सेम स्टोरी रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है। हाँ। अब वो किस हद तक जाएगी वो हमको नहीं पता है, लेकिन अभी थोड़ा चिंता की बात है। देखो, जब तक तो अमृतपाल धार्मिक सरगर्मियों में इन्वॉल्व रहता है, जैसे वो लोगों का नशा छुड़वा रहा है, धर्म का प्रचार कर रहा है, तब तक तो मेरा सवाल अलग है। मेरा ये है कि आप वहाँ वो सब देख चुके हैं, तो अभी जो युवा लोग हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहें? यही दिमाग अपना खुला रखें, इस पर किसी को हावी ना होने दे। श्रद्धा अलग बात है और अंधविश्वास अलग बात है। अंधे भक्त होना अलग, भक्त होना अच्छी बात है शायद, अंधे भक्त होना अच्छी बात नहीं है। किसी भी चीज़ को आप पहले नापे तोले, फिर आप विचार करें भी ये बात सही है या नहीं सही। उसके लिए हमारे पास किताबें पढ़ी हैं, किताबें पढ़े। आपने देखा ना, मेरे हाथ में किताब थी जब मैं आया था। आप किसी नौजवान के हाथ में किताब दिखा दें, आप जब पढ़ना ही नहीं है तो फिर सुनी सुनाई बातों पर अमल करना है, तो उसका रिजल्ट गलती निकलेगा, अच्छा नहीं निकलेगा। किताबें पढ़े, उससे हिस्ट्री की पढ़े, जिस मौजू पे आपको अच्छी लगती है वही पढ़े। चलिए सर, बहुत बहुत बेहतरीन कॉन्वर्सेशन और बहुत कुछ नया सीखने को मिला। आपके लाइफ के बारे में काफ़ी इंस्पिरेशनल है जिस तरीके से आपने अपने आप को बदला है, और मैं चाहूँगा कि जो लोग सुन रहे हैं, खासकर पंजाब के युवा, वो कुछ सीख लें इससे। थैंक यू सो मच। आपका भी धन्यवाद।